नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट जीके के 50 टॉपिक की सीरीज़ कर रहे थे, उसका वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले 2 इम्पोर्टेंट वीडियो आ चुके हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। यदि आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस की वीडियो, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो नंबर 3 में स्टैटिक जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इन टॉपिक में सभी महत्वपूर्ण बिंदु तो होंगे ही होंगे, साथ में यहाँ पर टीसीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। इनसे संबंधित जो भी टीसीएस के द्वारा एसएससी वगैरह एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो लगभग इस टॉपिक के आपको 38 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिसमें आपके सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। टॉपिक की बात करें तो प्रमुख 45 लोक चित्रकला फोक पेंटिंग है, कौन सी लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है और उस लोक चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं। अभी एग्जाम में थोड़ा सवाल घुमाकर पूछा जाता है, डायरेक्टली यदि उस पेंटिंग का राज्य से संबंध न पूछ के उससे संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा पूछे तो वो भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, लेटेस्ट टीसीएस एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। भारत के प्रसिद्ध जो पेंटर हैं और उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, कौन कौन से कार्य है, पेंटिंग है, वो कवर करेंगे। भारत की टॉप 5 पेंटिंग्स और उनके पेंटर कौन से हैं। विश्व स्तर की प्रमुख पेंटिंग्स कौन सी हैं, जहाँ से भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछा जाता है। मोनालिसा वगैरह आपने देखा होगा। और टीसीएस के 38 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इन सभी टॉपिक पर आधारित है वो कवर होंगे, और कौन से एग्जाम में पूछे गए वो भी बताऊंगा। और लास्ट में अपन देखने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। इस टॉपिक से भी एग्जाम में एक आध सवाल पूछ लिया जाता है और आप कवर नहीं करते तो वो भी आज आपके यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में ये इतने कुछ टॉपिक कवर होने वाले हैं। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी कंटेंट तैयार है। कढ़ाई कला का भी वो एक अलग से वीडियो आ जाएगा। कढ़ाई कला हो गया, साड़ियाँ हो गई, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो एक वीडियो आएगा, आधे घंटे में आपकी कवर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस सीरीज से जुड़ने के लिए, क्योंकि ये सीरीज है, इसका लक्ष्य है आपको 40 तक स्कोर कराना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। करंट अफेयर्स और साइंस अपने आप तैयार करेंगे, तो बाकी मैं जीके में कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जहाँ से टी से सभी एग्जाम में सवाल पूछती है। तो जुड़े रहेगा साथ में। साथ साथ आपको लूसेंट वगैरह है उसको फॉलो करना है यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। बाकी मॉक टेस्ट हमेशा आपको लगाते रहना है। तो शुरुआत करते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 45 लोग चित्रकला फोक पेंटिंग की बात करते हैं। जैसे मधुबनी से शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मधुबनी का अन्य नाम है मिथिला। मिथिला कह दें, मधुबनी कह दें। वैसे मधुबनी एक बिहार का जिला है। मंजूसा पेंटिंग अलग है, टिकुली कला अलग है। ये सभी बिहार की फोक पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट में आपकी कितना स्कोर हो रहा है, ज़रूर बताइएगा। और जो अब तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी भी आपके पास एक बेहतरीन डील आ चुकी है टेक्स्ट बुक की तरफ से, जिसमें आज 23 अगस्त तक आप टेक्स्ट बुक पास ले लेते हो तो आपको टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और मिनिमम प्राइस में ये डील मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक पास का मतलब है सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में। एक पास ले लो 700 प्लस एग्जाम्स के, चाहे दिल्ली पुलिस हो गया, अदर जितने भी एसएससी और सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एक पास में मॉक टेस्ट है। अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ले लीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड से। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अनलिमिटेड टाइम उसे री अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे दिल्ली पुलिस की बात करें तो 216 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सेक्शन सब कुछ आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। फुल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के टेस्ट है, वो सभी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आप अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो 50% तैयारी मॉक टेस्ट से ही संभव हो पाती है। तो जो भी अभी कैंडिडेट मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक पास ले लो। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो टीटीजे के कूपन कोड के साथ में। अब हम देख लेते हैं फोक पेंटिंग प्रमुख लोक चित्रकलाएं कौन कौन सी हैं। मधुबनी है, सबसे पहले मधुबनी की बात करें, ये सभी आपको याद रखना है। डायरेक्टली पूछ ले मंजूसा फोक पेंटिंग किस राज्य की है, या फिर बिहार की कौन सी फोक पेंटिंग नहीं है, तो मधुबनी है, मिथिला एक ही बात है, मंजूसा है, टिकुली कला ये बिहार की है। और विशेषकर मधुबनी का एक सवाल पूछा गया है, जो कौन सी फोक पेंटिंग है उसका नाम उसके ज़िले पर रखा गया, तो मधुबनी उसमें आंसर था। मधुबनी बिहार का एक ज़िला है। मधुबनी ज़िले का एक जितवारपुर गांव है जो इस मधुबनी फोक पेंटिंग का मुख्य केंद्र है, ध्यान रखिएगा। मधुबनी चित्रकला दीवार, कैनवास, हस्त निर्मित कागज पर वर्तमान समय में चित्रकारों द्वारा उकेरी जाती है। मिथिला क्षेत्र में ये उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम मिथिला भी है। तो मिथिला चित्रकला के रूप में भी इसे आप जानते हो। लोक चित्रकला की शैली में कैनवास पर रामायण के दृश्य, हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं वो चित्रित किए जाते हैं कैनवास पर। यहाँ पर रामायण वगैरह विशेषकर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है वो आपको मधुबनी में देखने को मिलता है। मधुबनी कलाकृतियों के निर्माण में प्राकृतिक रंग और रंगों का उपयोग ज्यामितीय आकृति और जीवंत रंगों के प्रमुख तत्वों के साथ किया जाता है। मधुबनी भित्ति चित्र में मिट्टी, गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल के गोंद को मिलाकर दीवारों पर लगाया जाता है। तो भित्ति चित्र भी मधुबनी में किया जाता है।
विभिन्न घटनाओं जैसे जन्म, विवाह, जीवन के चक्रों को चित्रित करने के लिए एक पौराणिक कथाओं के चित्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। मधुबनी तो विशेषकर ये सभी याद रखिएगा, बिहार का एक जिला है जहाँ का एक केंद्र है जितवारपुर, इसका मुख्य केंद्र है, इसे मिथिला भी कहा जाता है। और इसमें हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है, रामायण वगैरह है उसका किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी जादू पटुआ चित्रकला। आपको पूछ रहे हैं जादू पटुआ फॉक पेंटिंग कहाँ की है, तो जादू है दोस्तों झारखंड का, झारखंड का जादू है। इसके अतिरिक्त ये बिहार और पश्चिम बंगाल में भी जादू पटुआ चित्रकला है वो प्रचलित है, विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। झारखंड आपको पूछ लें किस जनजाति के द्वारा ये पेंटिंग की जाती है, तो भारत में संथाल जनजाति के द्वारा जादू पटुआ। तो थोड़ा घुमाकर पूछेंगे तो जनजाति का पूछ लेंगे। तो भारत में संथाल के अलावा भूमिज जनजाति भी है जो इस लोक चित्रकला में निपुण है। चित्रकला को प्रदर्शित करने वाले जो जादू पटुआ पेंटिंग करते हैं उन्हें जादू पटुआ या फिर जादूपट कहा जाता है। जो इस पेंटिंग को करने वाले को जादूपट कहेंगे। तो जादू पटुआ द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्रश बकरी के बालों के गुच्छे होते हैं और जो शाही की कलम से बंधे होते हैं। तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की जादू पटुआ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का है। संथाल जनजाति इसका विशेषकर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पेटकर, वेरी इंपॉर्टेंट है पेटकर, और ये सभी झारखंड की हैं। पेटकर हो गया, जादू पटिया हो गया, कोहबर कला, गंजू कला, सोहराई कला, कुर्मी कला, टूरी कला, घाटवाल, मुंडा कला, ये झारखंड की ही लोक पेंटिंग है, लोक चित्रकला है। तो इसमें पेटकर का काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डायरेक्टली पूछा हुआ है। पेटकर आपको ध्यान रखना है झारखंड, पेट को झरने के रूप में पेटकर झारखंड है। इसका झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले के धाल भूमगढ़ इलाके में अम्मा डूमी गांव में ये प्रचलित है पेटकर पेंटिंग जो झारखंड। अब जादू पटिया मैंने झारखंड बता दिया। कोहोवर भी झारखंड की है, कोहोवर, कोहोवर झारखंड। गंजू कला, गंजू भी झारखंड, भाई झड़ जाएंगे गंजा हो जाएगा। सोहराई कला झारखंड की है, सोहराई भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोहराई, सोहराई कला है वो झारखंड की है। कुर्मी कला, कुर्मी कला भी ये झारखंड की है। टूरी, टूरी, कुर्मी, सोहराई, घाटवाल, मुंडा, मुंडा झारखंड। पेटकर, जादूपटिया, कोहवार, सोहराई ये सभी झारखंड की है। पेटकर की बात करें तो पेंटिंग में, इस पेटकर पेंटिंग में आदिवासी घराने की सबसे लोकप्रिय देवी माँ मनसा के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव है। तो माँ मनसा से संबंधित ये पेंटिंग है पेटकर, ध्यान रखिएगा। आदिवासी घराने की पेंटिंग है और इस पेटकर पेंटिंग ज़्यादातर महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से तैयार किए गए विषयों पर यहाँ पर आधारित रहती है ये पेंटिंग। और ये पारंपरिक पेंटिंग शिव और दुर्गा जैसी विभिन्न देवी देवताओं के द्वारा किए गए चमत्कारों की कहानियाँ भी बताती हैं। माँ मनसा देवी के संबंधित जो पेंटिंग है आदिवासियों की वो पेटकर है। पेटकर चित्रकार जो होते हैं वो आमतौर पर प्राथमिक रंग जैसे लाल, पीला, नीला है इसका उपयोग करेंगे, जिसमें ताड़ के पत्ते आधार के रूप में कार्य करते हैं। पेटकर पेंटिंग झारखंड पूर्वी सिंहभूम जिले का अमाडुमी गांव है। यहाँ पर आदिवासी घराने की माँ मनसा देवी के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव है और हिंदू महाकाव्य हैं जो रामायण महाभारत है इनके विषयों पर आधारित ये पेंटिंग रहती है पेटकर पेंटिंग झारखंड। नेक्स्ट है दोस्तों वारली चित्रकला। न जाने कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ली कह दो, वारली चित्रकला का एग्जाम में सवाल आ चुका है। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की पेंटिंग है। वारली याद रखिएगा, रट लीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। वरना क्या हो जाएगा आपका महान राष्ट्र कैसे होगा। वारली चित्रकला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की वारली जनजाति ये एक जनजाति है महाराष्ट्र की, इनके द्वारा बनाई गई आदिवासी कला की एक शैली है। वारली का आदिवासी कला है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में एक उत्तरी सह्याद्री श्रेणी है, वहाँ के आदिवासी लोगों के द्वारा ये वारली पेंटिंग की जाती है। इसमें प्रकृति के तत्व अक्सर वारली चित्रकला में चित्रित केंद्र बिंदु होते हैं, प्रकृति के तत्व हैं। और वारली कलाकार अपने चित्रों के जो बैकग्राउंड है उसमें मिट्टी की झोपड़ियों का उपयोग करते हैं। बैकग्राउंड में मिट्टी की झोपड़ियाँ वारली चित्रकला, क्योंकि एक आदिवासी कला लोगों का जो जुड़ाव है वो आदिवासी, इसलिए यहाँ पर मिट्टी की झोपड़ियों का उपयोग करते हैं। चित्रों में आपको मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को यहाँ पर दर्शाया हुआ दिखाया गया है। वारली है महाराष्ट्र की एक जनजाति आदिवासियों की कला शैली है जो कि महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री श्रेणी के आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है और बैकग्राउंड में आपको मिल जाएगी मिट्टी की झोपड़ियाँ। नेक्स्ट दोस्तों पटचित्र। अब पटचित्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल पेंटिंग है, पटचित्र है और सौरा है, ये दोनों ही ओडिशा की पेंटिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, पटचित्र और सौरा। सौरा और पटचित्र हैं ओडिशा की पेंटिंग। पटचित्र का क्या मतलब हुआ, इसे फोल्ड किया जाएगा। पटचित्र का मतलब है फोल्ड करके, जैसे ही आप किसी कागज़ को फोल्ड कर देते हो ना, फोल्ड का मतलब है ऐसे रोल करना, डायरेक्टली फोल्ड नहीं, रोल के रूप में आप ऐसे घुमाकर रोलिंग कर,
ऐसे नल टाइप पाइप टाइप आप बना देते हो ना रोल करके, तो वो रोल करके जब दोबारा उसको अनफोल्ड किया जाएगा ना, तब वो पूरा रोल करके उसको स्टोरेज है वो कम कर सकते हो आप, कम स्टोरेज में रख सकते हो। बड़ा लंबा सा होता है पटचित्र है, और जिसको बाद में जैसे ही खोलेंगे तो आपका पूरा का पूरा वहाँ पटचित्र है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो पटचित्र है ये उड़ीसा की है, जिसे स्क्रॉल पेंटिंग कहा जाता है। सौरा भी उड़ीसा की है, ठीक है, सौरा और पटचित्र दोनों ही उड़ीसा की। पटचित्र शैली, पटचित्र नाम संस्कृत शब्द पट्टा और कैनवास है, पट्टा जिसका मतलब है कैनवास और चित्र का मतलब है चित्र, तो पट्टा पटचित्र है, कैनवास पर चित्र उकेरे गएंगे। और स्क्रॉल कागज या कपड़े का एक टुकड़ा है। अब पटचित्र जो स्क्रॉल पेंटिंग है कागज का टुकड़ा रहेगा, जिसे भंडारण और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्यूब जैसी आकृति शेप दिया जाएगा और उसे अनफोल्ड करके छवियों को आप देख सकते हो। ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। पटचित्र जो उड़ीसा के हैं विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। इस कला के माध्यम से प्रस्तुत कुछ लोकप्रिय विषय हैं। इन लोकप्रिय विषय में थिया बडिया, कृष्ण लीला, जगन्नाथ का अधिनियमन, 10 बतर पट्टी, पंचमुखी, इन विषयों पर अलग अलग ये पटचित्र किया जाता है जो कि उड़ीसा की है। सौरा भी उड़ीसा की है। तो याद रखिएगा थिया बडिया है जगन्नाथ के मंदिर का चित्रण है। थिया बडिया विषय में कृष्ण लीला एक बच्चे के रूप में अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करते हुए भगवान कृष्ण के रूप में, जगन्नाथ का अधिनियमन, और 10 बतर पट्टी भगवान विष्णु के 10 अवतार, पंचमुखी भगवान गणेश का 5 सिर वाले देवता के रूप में चित्रण आपको मिलेगा इस पटचित्र के प्रमुख विषयों में। नेक्स्ट दोस्तों पिथौरा। पिथौरा और अथिया, जैसे आपने पटचित्र और शोरा है वो उड़ीसा की थी, पिथौरा और अथिया है गुजरात की। पिथौरा ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका सवाल है। पिथौरा और अथिया पेंटिंग कहाँ की, तो आप कहेंगे गुजरात की ये पेंटिंग है। अब पिथौरा आपको सवाल पूछ ले किस जनजाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, तो ये भील जनजाति की सबसे बड़े त्यौहार पिठोरा पर घर की दीवारों पर एक तरीके से भित्ति चित्र के रूप में दीवारों पर ये पेंटिंग उकेरी जाती है। पिथौरा गुजरात और भील जनजाति का संबंध है पिथौरा से, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक पिथौरा क्षेत्र में इस कला का उद्गम स्थल माना जाता है। तो पिथौरा का संबंध एमपी से भी है, और विशेषकर गुजरात आपको ऑप्शन में मिलेगा, भील ऑप्शन मिलेगा जनजाति का। तेजगढ़ ग्राम गुजरात में रहने वाली राठवा, भील और नायक जनजाति के लोगों द्वारा दीवारों पर ये पेंटिंग की जाती है। तो ये विशेषकर भील तो है ही, साथ ही साथ नायक और राठवा भी इसमें शामिल है। गुजरात के तेजगढ़ ग्राम में ये पेंटिंग विशेषकर होती है। पिथौरा चित्रकार को लखाड़ा कहा जाता है। जो पेंटिंग करते हैं ना लोग, पिथौरा जो पेंटिंग करते हैं उन्हें लखाड़ा कहा जाता है, और जो इन चित्रकलाओं का खाता रखते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, वो झोकरा है। तो लखाड़ा और झोकरा का संबंध है पिथौरा से। पिथौरा में एक लखाड़ा होगा जो पिथौरा पेंटिंग करेंगे, चित्रकार होगा, पेंटर होगा, वो लखाड़ा है, और जो इनको संकलित करेगा, एक खाता रखेगा, वो है झोकरा। तो ये भील, नायक और राठवा जनजाति के लोगों के द्वारा तेजगढ़ गांव गुजरात में की जाती है पिथौरा। साथ ही साथ अथिया पेंटिंग का भी ध्यान रखिएगा, ये अलग है पिथौरा से। अथिया भी गुजरात की है, अथिया गुजरात, ठीक है, अथिया गुजरात। नेक्स्ट आपकी पेंटिंग है फड़, मंडाना, पिछवाई, लघु, ये राजस्थान की पेंटिंग है। फड़ आपको पूछ रहे कहाँ की, तो आप कहेंगे राजस्थान की है। पिछवाई भी राजस्थान की है। मंडना, मांडना भी राजस्थान की है। मांडना, फड़, पिछवाई राजस्थान की है। फड़ की बात करें तो कहानी कहने का एक परंपरागत लोक माध्यम, इसमें कपड़े के कैनवास के ऊपर संपूर्ण कथा पहले से चित्रित हो जाती है। पूरा कैनवास ले लिया कपड़े का, उस पर कथा को चित्र के रूप में चित्रित कर दिया, और वही चित्रित कथा लोगों को कहानी के रूप में बताई जाती है। और राजस्थान में प्रमुख फड़ है देवताओं की होती है। लोक देवता पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, इनकी फड़ है वो वासी जाती है, कथा वाचन किया जाता है, तो प्रस्तुत की जाती है उन सभी चित्रों के माध्यम से। फड़ है जो कि एक कपड़े पर उकेरे हुए रहते हैं। तो ये एक परंपरागत लोक माध्यम है जो कि राजस्थान में प्रचलित है। फड़ है। पिछवाई भी राजस्थान में है, मांडना भी राजस्थान में है, ये सभी ध्यान रखिएगा। पिछवाई क्या है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और देखिए। पिछवाई राजस्थान में कहाँ से, राजस्थान में उदयपुर के पास नाहद्वारा शहर से इसकी शुरुआत हुई है पिछवाई की। पिछवाई कलाकृतियों का मुख्य विषय आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे श्री कृष्ण पर आधारित है। श्री कृष्ण की आपको यहाँ पर रासलीला मिलेगी, राजाओं की बारात मिलेगी, प्रकृति का चित्रण है। विशेषकर पिछवाई में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलेगा, और 100% प्राकृतिक रंग के साथ सूती कपड़े पर ये पिछवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो उदयपुर के नाहद्वारा सिटी की प्रचलित है पिछवाई चित्रकला। नेक्स्ट दोस्तों मीका, कोलम, तंजोर, ये जो फोक पेंटिंग है, आपको पूछ ले मीका कहाँ की, तो आप कहेंगे मीका तमिलनाडु की है। मीका तमिलनाडु, कोलम तमिलनाडु, तंजोर पेंटिंग, ये सभी तमिलनाडु की पेंटिंग है। मीका, कोलम, तंजोर, याद रखिएगा दोबारा, मीका, कोलम, तंजोर पेंटिंग तमिलनाडु की है। फुलकारी कहाँ की है दोस्तों, फुलकारी है पंजाब की।
अब ये आपको देख लेना है, कोलम कहाँ की है, तमिलनाडु, तंजौर कहाँ की, तमिलनाडु, और मीका विशेषकर पूछा जाता है, तो मीका में आप तम कंफ्यूज मत होना, तमिल कर देना। तो ये मीका, मैंने कहा तुम मिल जाओ, मीका तमिलनाडु। फुलकारी कहाँ की है, फुलकारी है पंजाब की। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी एवं दुपट्टा पर हाथों से की जाती है। वैसे कढ़ाई कला और पेंटिंग का संबंध आप कह सकते हो, फोक पेंटिंग और कढ़ाई कला एक दूसरे से रिलेटेड है। कढ़ाई का एक अलग से वीडियो, थोड़ा लंबा वीडियो बना था, तो एक अलग से कढ़ाई का वीडियो आ जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट कढ़ाई कला और संबंधित प्रचलित क्षेत्र कौन सा वो बताएंगे। फुलकारी पंजाब की हैं, कढ़ाई होती हैं चुनरी और दुपट्टा पर हाथों से की जाती है। फुलकारी पंजाब से। फूल करी, तो फूल वगैरह इसमें कढ़ाई में फूल वगैरह की डिजाइन होगी, तो ये फुलकारी है पंजाब की। फुल आपको मिलेगी पंजाब, यानी 5 नदियों का जहाँ पर संगम है पंजाब, तो फुलकारी जब नदियाँ फुल हो जाएगी तो पंजाब में क्या हो गया, नदियाँ हैं तो वो फुल हो गई, फुलकारी। चेरियल पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेरियल तेलंगाना की है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा हुआ सवाल है चेरियल पेंटिंग का। निर्मल पेंटिंग का, दोनों ही तेलंगाना की हैं। चेरियल निर्मल ये पेंटिंग तेलंगाना की है। चेरियल की बात करें तो ये स्क्रॉल पेंटिंग है। स्क्रॉल पेंटिंग यानी पटचित्र, जिस प्रकार आपने रोल कर रहे थे कागज को, कपड़े कैनवास को, तो यहाँ पर भी चेरियल भी एक स्क्रॉलिंग की जाती है, उसको रोल ट्यूब के रूप में कर देंगे तो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग कह सकते हो। कपड़े पर चित्रकारी करके तैयार की जाती है, जिसकी मदद से तेलंगाना इलाके के कहानीकार अपनी पारंपरिक लोक कथाएं सुनाया करते हैं। जिस प्रकार लोक कथाएं आपने फड़ में देखी, जो राजस्थान की प्रचलित है, फड़ में भी लोक कथाएं हैं वो पूरे कैनवास में चित्रित रहती है। चेरियल में भी लोक कथाएं हैं वो सुनाई जाती हैं, जिसमें तेलंगाना की है ये चेरियल पेंटिंग। निर्मल पेंटिंग भी तेलंगाना की है। चेरियल स्क्रॉल पर सबसे खास तौर पर तैयार किया गया घोल लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ वहाँ पर पेंटिंग होगी घोल पर ही। चेरियल पेंटिंग तेलंगाना, निर्मल पेंटिंग तेलंगाना। नेक्स्ट यहाँ पर लेपाक्षी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला, स्वारा, मुगुलू, ये कहाँ की प्रचलित है। लेपाक्षी है आंध्र प्रदेश की, लेपानंदी आंध्र प्रदेश, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश है। और अंधे व्यक्ति को कलम की आवश्यकता, विशेषकर कलमकारी भी आंध्र प्रदेश की है। स्वारा आंध्र प्रदेश, मुगुलू आंध्र प्रदेश। ये एक बार फिर देखिएगा, स्वारा और मुगुलू चित्रकला कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। तो आंध्र प्रदेश, अंधा व्यक्ति होगा तो वो गूगल का सहारा लेगा कि नहीं लेगा, तो मुगुलू गुगलू, इस प्रकार मुगुलू और सहारा स्वारा। आंध्र प्रदेश की है स्वारा मुगुलू। कलमकारी कलम का सहारा लेगा। लेपाक्षी चित्रकला है, तो ये लेपाक्षी, कलमकारी, स्वारा, मुगुलू आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वर्तमान राज्य वे हैं जहाँ कलमकारी की उत्पत्ति हुई थी। कलमकारी शब्द कपड़े पर हाथ से की गई चित्रकला के एक विशेष विस्तृत रूप से संदर्भित शब्द है। कलमकारी कपड़े पर हाथ से की गई चित्रकला। ये शुरुआत में महाभारत, रामायण और भागवतम जैसी धार्मिक ग्रंथों के अंशों को चित्रित करने के लिए उपयोग किया जाता था कलमकारी का। कलमकारी के भी 2 रूप हैं, वैसे ये भित्ति चित्र देवताओं की कथा कहते हैं। कलमकारी के 2 रूप, भारत में कलमकारी के 2 रूप कौन से हैं, तो वे हैं, एक तो मछलीपट्टनम, ये सवाल आ चुका है, मछलीपट्टनम किसका रूप है, तो कलमकारी का है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग यहाँ पर होता है। एक है श्रीकालहस्ती, जो मुक्त हस्त आरेखन है, हाथ का प्रयोग नहीं होगा, पेन का प्रयोग होगा, कलम का प्रयोग होगा, इसलिए ये कलमकारी है। एक तो ब्लॉक का होगा, एक कलम का होगा, तो श्रीकालहस्ती में कलम का होगा, और मछलीपट्टनम है ब्लॉक प्रिंटिंग। इसकी वर्तमान लोकप्रियता का श्रेय अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की पहली अध्यक्ष कमला देवी चट्टोपाध्याय को जाता है, जो ये कलम की पेंटिंग है, चित्रकला है, कलमकारी चित्रकला है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है। सौरा मुगलू आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है। कलमकारी 2 मछलीपट्टनम और श्रीकालहस्ती हैं, इनके टाइप हैं। और यहाँ पर कपड़े पर हाथ से की गई चित्रकला का विशेष महत्व है। नेक्स्ट आपके अल्पाना चित्रकला। अल्प है पश्चिम बंगाल में, अल्पाना, अल्पाना, अल्पाना है पश्चिम बंगाल, तो ये अल्पना हो जाएगी पश्चिम बंगाल। इसमें रंगीन रूपांकनों, पैटर्न और प्रतीक शामिल हैं, जिन्हें धार्मिक अवसरों पर चावल के आटे से बने पेंट के साथ फर्श और दीवारों पर चित्रित किया जाता है। चावल के आटे से बना हुआ पेंट है, उसके साथ फर्श और दीवारों पर यहाँ पर आपको चित्रित किया जाएगा। अल्पना पश्चिम बंगाल। अल्पनाएं सार्वजनिक और निजी स्थानों पर दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक त्योहारों के हिस्से के रूप में बनाई जाती हैं। प्रमुख अल्पनाओं के कलाकार हैं सुकुमारी देवी, किरणबाला देवी, जमुना सेन। तो ये अल्पना पश्चिम बंगाल, बंगाल की ही पेंटिंग है, अल्पना पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो अल्पना अपना बंगला, अपना बंगला, अल्पना पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है एप्पन, भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्पन दोस्तों उत्तराखंड की है। मुख्यतः उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में शादी विवाह,
पूजा पाठ और तीज त्योहार जैसे धार्मिक शुभ अवसरों पर ये विशेष रूप से ऐपन बनाया जाता है। शादी विवाह पूज पाठ पर उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में ऐपन जो चित्रकला है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र से, इस चित्रकला में विभिन्न रंगों से रंगोली बनाई जाती है। इस पेंटिंग में रंगोली देखने को मिलती है। ऐपन जो उत्तराखंड की भी है, ऐपन दोस्तों उत्तर प्रदेश की भी एक पेंटिंग है। तो ये दोनों ही, उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। तो ऐपन ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कुमायूं क्षेत्र की है, जो तीज त्योहार धार्मिक शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। नेक्स्ट पेंटिंग देखें तो सांजी है, लघु कला और चौके पूर्णा सोना रखा, ये उत्तर प्रदेश की लोक पेंटिंग है, लोक चित्रकला है। सांझी कहाँ की, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से। सांझी यूपी की है। चौके पूर्णा, चौके पूर्णा भी कहाँ की है, ये यूपी की है। चौके पूर्णा यूपी की, और पंजाब की भी है। पंजाब की भी है एक चौक पुराना करके वो पंजाब वगैरह की है। और इस टाइप से चौके पूर्णा उत्तर प्रदेश की, और इसे सोना रखा भी कह सकते हैं, सोना रखना उत्तर प्रदेश की है। लघु कला सांची उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट की बात करूं, काल मजाटू, तो काल मजाटू है, ये केरला की है। काल मजाटू, तो काल मजाटू है केरला की। कालम जाटू केरला, ध्यान रखिएगा, कालम जाटू केरला इजी हो गया। खम्बाना काओ फाबा मणिपुर, खम्बाना काओ फाबा मणिपुर की है। कहाँ की है, मणिपुर की है। खम्बाना काओ फाबा। बसोहली वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा हुआ सवाल है। बसोहली पेंटिंग कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। बसोहली विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की एक कला है, और इसको भौगोलिक टैग जीआई टैग भी मिल चुका है। तो जीआई टैग प्राप्त करता ये पेंटिंग बसोहली जम्मू कश्मीर की है। बसना है तो जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छे तरीके से बसोहली, एकदम हल निकालो कि जम्मू कश्मीर में आप बच जाओ, क्योंकि पहले मुश्किल था, अभी हल निकल गया है, तो बसना वहाँ पर इजी है। जम्मू कश्मीर की शैली है, ये शैली भारतीय चित्रकला में 19वीं सदी की सबसे महान शैली मानी जाती है। 19वीं सदी की इस शैली में दोस्तों कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। बसोहली में ये सभी एरिया आ जाते हैं। इस शैली को कांगड़ा स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो कांगड़ा का संबंध है बसोहली से। इस शैली का निर्माण है वो राजकुमार कृपाल पाल ने किया था। 1678 और 95 तक शासन किया था उन्होंने। तो बसोहली है, जम्मू कश्मीर की है, कांगड़ा स्कूल के नाम से भी जानते हो, और ये एक महान शैली है, जीआई टैग प्राप्त करता। रंगवाली और कसूती शैली कहाँ की है, तो रंगवाली और कसूती दोनों ही कर्नाटक की है। कसूती कर्नाटक, कसूती कर्नाटक, रंगवाली कसूती कर्नाटक की है। रंगवाली कसूती कर्नाटक की है। कसूती का इतिहास चालुक्य काल से मिलता है देखने को। कसूती नाम का जो अर्थ, आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, कसूती, काई का अर्थ होता है हाथ, और सूती का अर्थ होता है लपेटना, बुनाई करना। तो एक ऐसी गतिविधि को दर्शाए हैं जो कपास और हाथों का उपयोग करके बनाई जाती है, कसूती। कसूती का इतिहास चालुक्य काल से मिलता है। रंग वाली कसूती कर्नाटक से। नेक्स्ट दोस्तों, चौक पुराना मैंने बताया, चौक पुराना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक लोक कला है। कांगड़ी, पहाड़ी, गुल्लेर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की है। कांगड़ा, पहाड़ी और गुल्लेर हिमाचल प्रदेश की है। तो गुल्लेर का सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुका है, कांगड़ा की भी आ चुका है, पहाड़ी का, तीनों का विस्तृत बता दूंगा। कांगड़ा, पहाड़ी, गुल्लेर हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो याद रखिएगा, कांगड़ा है वो राजवाड़े के दौर की देन है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की एक पूर्व रियासत थी रजवाड़े में, जिसने इस कला को संरक्षण किया था। कांगड़ा इसके फूलने का कारण है बिसोहली चित्रकला का 18वीं शताब्दी में फीका पड़ जाना। बिसोहली भी कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, वैसे ये जम्मू कश्मीर के हैं, और जैसे ही ये फीकी पड़ गई तो वहाँ पर कांगड़ा चित्रकला वो उभर कर आई। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र है, गुलेर इसका केंद्र है, और उसके बाद बसोहाली भी इसका केंद्र है। चंबा, नूरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा ये सभी इनके सेंटर हैं। इसके बाद में ये शैली मंडी, सुकेत, कुल्लू, अर्की, नालागढ़, टिहरी, गढ़वाल जो वहाँ तक भी ये परिचित हो गई थी। और ये शैली है 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों के द्वारा संरक्षण इसे दिया गया था। तो कांगड़ा है दोस्तों राजपूत शासकों के द्वारा संरक्षण दिया गया एक शैली है राजपूती, और हिमाचल प्रदेश की परिचित है। पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश की, गुल्लेर है हिमाचल प्रदेश की, ये सभी यहाँ की पेंटिंग है। नेक्स्ट बात करें तो गुल्लेर है, गुल्लेर हिमाचल प्रदेश का मैंने बताया। राजा हरिचंद ने 1415 में राजा हरिचंद ने गुल्लेर राज्य की स्थापना की। कांगड़ा चित्रकला का जन्म स्थान गुल्लेर राज्य है, ध्यान रखिएगा।
ब्रिटिश भारत में गुल्लेर राज्य ने 1813 में हड़प लिया था ब्रिटिश भारत में। तो ये गुल्लेर राज्य जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने स्थापना की थी, हिमाचल प्रदेश की भी एक पेंटिंग है। कालीघाट वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीघाट दोस्तों कोलकाता की है। कालीघाट कोलकाता, कालीघाट चित्रकला का उद्गम है। लगभग 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में हुआ माना जाता है। इसमें चित्रकार लंबे लंबे कागजों में रामायण, महाभारत और अन्य किंवदंतियों पर आधारित दृश्यों का चित्रण करते हैं। वो गाकर उस चित्रण का व्याख्यान भी करते हैं। प्राचीन समय में इस कला के चित्रकार विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण इस कला के द्वारा लोगों को पटचित्र में गा गा कर सुनाया करते थे। देवी देवता का चित्रण है वो पटचित्र के द्वारा ऐसे रोलिंग कर दिया जाता था पूरा कैनवास को, वहाँ पर उनको गा कर सुनाते थे। कालीघाट जो कोलकाता पश्चिम बंगाल की प्रचलित है, जिसमें रामायण महाभारत की उदंतियों का वर्णन चित्रण आपको देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल की पटुआ चित्रकला भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। पश्चिम बंगाल में एक पेंटिंग है पटुआ, ध्यान रखिएगा, पटुआ पेंटिंग आपको अलग से पूछे तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल की ही पेंटिंग है। और लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में दुनिया में कालीघाट पेंटिंग का सबसे बड़ा संग्रह है। लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में कालीघाट कोलकाता की है। 19वीं सदी में यहाँ पर इसका उद्गम माना जाता है। और बाकी नेक्स्ट आपकी पेंटिंग है वो है चिकनकारी। चिकनकारी यहाँ पेंटिंग कहो या फिर ये एम्ब्रॉयडरी है, यानी ये एक कढ़ाई कला है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रचलित है। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने चिकनकारी नामक कढ़ाई शैली को डिजाइन किया था। तो ये नूरजहाँ है, ये लेकर आई थी चिकनकारी को ईरान से। तो नूरजहाँ है, इन्होंने चिकनकारी नामक कढ़ाई शैली को डिजाइन किया। ध्यान रखिएगा, जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ का संबंध है चिकनकारी से, और ये लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में पाई जाती है। चिकन शब्द फारसी भाषा के चाकिन से बिगड़कर बना है। चाकिन का अर्थ होता है कशीदकारी या बैल बूटे उभारना, और चाकिन जो फारसी भाषा का शब्द है वहीं से चिकन निकल के आया। महीन कपड़ों पर यहाँ पर सुई धागे से विभिन्न टांकों के द्वारा ये कारीगरी की जाती है जो लखनऊ की चिकन कला कहलाती है। और ये चिकन कला है वो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर कलाकारी है वो की जाती है। विशेषकर लखनऊ में चिकनकारी प्रसिद्ध कारीगरों में उस्ताद फ़याज़ खान, हसन मिर्ज़ा है। तो फ़याज़ और हसन मिर्ज़ा, फ़याज़ खान, हसन मिर्ज़ा हैं, ये चिकनकारी कढ़ाई कला के ये एक तरीके से कारीगर हैं। इसमें लगभग 40 प्रकार के टांके और जालियां होते हैं। तो टांके और जालियां कौन कौन से आपको पूछ लें। कौन सी कढ़ाई कला पेंटिंग में मुर्री, फंदा, कांटा, तेबची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा और इस टाइप से आपको वहाँ पर जालियां और टोंके देखने को मिलते हैं। तो ये आप कहेंगे चिकनकारी की बात हो रही है। बंगला जाली, मुंदराजी जाजी जाली, सिद्दौर जाली, बुलबुल चश्म जाली, बखिया जाली, ये सभी इसी चिकनकारी कढ़ाई कला की जालियां हैं। ये टांके हैं मुर्री, फंदा, कांटा, टेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, ये चिकनकारी के लखनऊ यूपी की है। नेक्स्ट आपकी सुरेती, नोरता, मोरते और तिलंगा, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश की पेंटिंग। तो गोंड पेंटिंग भी इनमें से एक शामिल कर दो, वो भी है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की ये सभी पेंटिंग है, सुरेती है, नोरता है, मोरते है, तिलंगा है, गोंड पेंटिंग। तो गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला गोंड जनजाति से संबंधित है। ये मुख्य रूप से डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में किया जाती है पेंटिंग। और बाकी ये पेंटिंग आप देख पा रहे हो मोरते हैं, मोरते पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, मोर मध्य प्रदेश में। तिलंगा है वो भी मध्य में है। तिरंगा भारत के मध्य में रखो तो सब जगह आपको लहराता हुआ दिखेगा। तो तिलंगा, सुरेती है, सुरेती, सुर, नोर, मोर, तिल। तो सुरेती, नोरता, मोरते, तिलंगा मध्य प्रदेश की है। ठीक है। नेक्स्ट है पिंगुली और वारली। वारली बता चुका हूँ। पिंगुली है ये महाराष्ट्र की है। पिंगुली महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के पिंगुली में प्रचलित है। पिंगुली आदिवासी कला है जिसका अभ्यास महाराष्ट्र के ठाकर जनजाति द्वारा किया जाता है। तो पिंगुली एक आदिवासी फोक चित्रकला है, एक लोक कला है जो महाराष्ट्र की ठाकर जनजाति उनका अभ्यास करते हैं। और पिंगुली महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक प्रचलित है। और पिंगुली, वारली ये महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा आपको पूछ लें चित्रकाथी, तो चित्रकाथी है, चित्राकाथी है, ये कहाँ की है। तो चित्राकाथी भी महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चित्राकाथी महाराष्ट्र की है, पिंगुली महाराष्ट्र की है, वारली महाराष्ट्र की है। पिंगुली आदिवासी कला है ठाकर जनजाति की जो कि सिंधुदुर्ग जिले में की जाती है। चित्रकाथी भी महाराष्ट्र की है।
नेक्स्ट है थांका चित्रकला, थांका भी कह सकते हो। सवाल पूछा हुआ आगे बताऊंगा थांका चित्रकला से किस टाइप से सवाल था, आप इजीली आंसर कर सकते हो। जैसे ये 3 फैक्ट देख लेंगे। तो थांका चित्रकला भारत में कहाँ की है, तो ये है सिक्किम की। इसके अलावा तिब्बत नेपाल की प्रचलित है, तो भारत में विशेषकर सिक्किम की है। इसके अतिरिक्त भारत में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश से भी इसका संबंध है। इसके माध्यम से तिब्बती धर्म, संस्कृति एवं दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता है। बौद्ध धर्म संबंधित है थांका चित्रकला, बौद्ध धर्म संबंधित महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म में थांका का बहुत बड़ा स्थान है। तो याद रखिएगा, आगे इन्हीं 3 लाइन में से एक मैं सवाल बताऊंगा, ध्यान रखना। थांका चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित, भारत में सिक्किम का इसका संबंध है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। तिब्बती धर्म से भी संबंधित है। बौद्ध धर्म, तिब्बती धर्म एक ही बात है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल क्या नेक्स्ट फैक्ट है, जरी सोने का पानी चढ़ा हुआ चांदी का तार है। अब जरी और जरदोजी से एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं काफ़ी बार परिभाषा से। जरी क्या होती है, जरदोजी क्या होती है। जरी क्या होता, सोने का पानी चढ़ा हुआ चांदी का तार। आप कहेंगे ना चांदी पर सोने का घोल कर दिया, चांदी पर सोने का घोल कर दिया, गोल्डन बना दिया, तो जरी होता है। एक तरीके से आपको गोल्डन वायर देखने को मिलेंगे, और वही गोल्डन वायर हैं जो चांदी के होते हैं, उस पर घोल लगाया जाता है। और इस तार से जो वस्त्र हैं वो आपको पेंट किए जाते हैं, एक तरीके से इस प्रकार लगेगा। इस तार से बने वस्त्र को जरी कहा जाता है। ये कढ़ाई कला में काम में लिया जाता है, जरी के रूप में कढ़ाई की जाएगी वहाँ पर। और काशी जरी उद्योग का केंद्र रहा है, काशी है ना, ये जरी उद्योग का केंद्र माना जाता रहा है। गुजरात वर्तमान भारतीय जरी तार केंद्र उद्योग का केंद्र है। अब जरी है, ये जरदोजी है, इसका फारसी नाम है जरदोजी, जो एक तरीके से जरी का ही रूप है। सोने की कढ़ाई इसमें की जाती है। जरी के कार्य को ही जरदोजी कढ़ाई कहते हैं। जरदोजी जो जरी का कार्य है कढ़ाई के रूप में करते तो वो जरदोजी हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर के समय में ये समृद्ध हो गई थी जरदोजी, ध्यान रखिएगा, जरी का कार्य है। जरी यानी एक तरीके से वायरिंग हो गई, सिल्वर होगा उसमें गोल्डन टाइप को दिखेगा, क्योंकि सोने का वहाँ पर कुछ घोल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें जरदोजी के बाद अजंता गुफा चित्रकारी और बाघ गुफा चित्रकारी की। अजंता गुफा चित्रकारी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं। ये गुफाएं अपनी भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला पाई जाती है। और अजंता गुफाओं में यहाँ पर बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित आपको चित्रकला देखने को मिलेगी। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। तो अजंता की गुफाएं हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में भित्ति चित्रकला के लिए परिचित हैं, यानी दीवारों पर आपको चित्र वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अजंता में भित्ति चित्रकला है और अजंता की गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से प्रेरित, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ बाघ गुफा चित्रकारी, तो बाघ गुफा कहाँ पर है, एग्जाम में सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है। बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धार में स्थित है ये बाघ गुफा। पेंटिंग यहाँ पर भी भित्ति चित्र के रूप में है, दीवारों पर मिलेगी, यानी गुफा के जो एक तरीके से वाल है वहाँ पर बाघ स्मारकों में खूबसूरत भित्ति चित्र बौद्ध धर्म से स्पष्ट रूप से प्रेरित है। ये भी ये गुफा बौद्ध विहार थे जिसकी संख्या 9 थी, लेकिन उनमें से केवल 5 ही बौद्ध विहार रहे हैं। तो बाघ गुफा में आपको 9 पहले बौद्ध विहार थे जहाँ पर ये चित्रकारी देखने को मिलती थी, अभी केवल 5 ही है। वहाँ पर लौकिक और धार्मिक जीवन से संबंधित प्रसंगों को यहाँ पर चित्रांकित किया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश इंदौर के पास में धार जिले में। नेक्स्ट है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का आपको पूछ लें, इनके नेतृत्व एक ये आंदोलन भी था, एक कला आंदोलन था जो भारतीय चित्रकला की शैली बंगाल थी, वो मुख्य रूप से कोलकाता और शांति निकेतन में पैदा हुई थी बंगाल शैली। और ये भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट अविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, कला आंदोलन। अविंद्रनाथ टैगोर का संबंध बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से है, इनके नेतृत्व में ही ये आंदोलन हुआ था। तो इसे इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के तहत नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, राम किंकरबाज और बेनोड बिहारी मुखर्जी हैं, ये जुड़े हुए थे पेंटर सभी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से। तो अविंद्रनाथ टैगोर भी उनमें से एक हैं। और ये जो इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है कोलकाता की है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों बीकानेर चित्रकला शैली। बीकानेर चित्रकला शैली है राजस्थान की, ये भारतीय चित्रकला की एक प्रचलित, राजस्थान में स्थित है बीकानेर। तो ये राजपूत चित्रकला के कई स्कूलों में से एक है जो 17वीं शताब्दी के अंत में शाही मुगल कार्यशालाओं के कलाकारों की मदद से विकसित हुई है। तो उनमें बीकानेर चित्रकला भी एक है जो भारतीय चित्रकला की राजस्थानी एक शैली है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनी पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग की बात करें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस दरमियान एक इंडो यूरोपियन शैली और भारत में बनाई गई पेंटिंग है, उनका
मिस्र रूप यहाँ पर है। भारतीय कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग की एक संकर है इंडो यूरोपियन शैली के साथ जो कंपनी पेंटिंग है, जिनमें से कई ने ईस्ट इंडिया कंपनियां अन्य में यूरोपीय संरक्षकों के लिए काम किया है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद में उभरी, बाद में प्रमुख केंद्र कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ, पटना, तंजावुर, बेंगलुरु की मराठा अदालत की मुख्य ब्रिटिश बस्तियाँ थी कंपनी पेंटिंग की। नेक्स्ट यहाँ पर पेंटिंग की बात करें, वो है वरिया रंगू पेंटिंग। वरिया रंगू पेंटिंग कहाँ की है? केरला की है। वरिया रंगू केरल की एक प्रयोगात्मक इंफोटेनमेंट कला शैली है। तो वरिया रंगू केरल की है, ध्यान रखिएगा। वरिया आप कहेंगे वरिया रंगू कहाँ की है? तो वो है केरला की है। कहाँ की है? केरल की है वरिया रंगू। तंजावुर कहाँ की है? मैंने बता चुका हूँ, तमिलनाडु के तंजावुर शहर में हुई थी इसकी उत्पत्ति। तंजावुर चित्रकला की उत्पत्ति तंजावुर के मराठा दरबार में 2007-8 में भारत सरकार द्वारा इसे जीआई टैग की मान्यता दी गई है। तंजावुर पेंटिंग जो तमिलनाडु के हैं। वरिया रंगू है केरला की, तो ये नोट डाउन कर लेना। वरिया रंगू केरल की है, तंजावुर है तमिलनाडु की। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बता दिया था आपको, पट्टचित्र और शोरा पेंटिंग ओडिशा की है। तो शोरा पेंटिंग ओडिशा राज्य के शोरा आदिवासियों से जुड़ी एक भित्ति चित्रों की शैली है। ये पेंटिंग इसे एकन या आइकन के नाम से भी जाना जाता है। देखने में ये वर्ली पेंटिंग के समान होती है, जो कि वर्ली महाराष्ट्र की है। तो ये ध्यान में रखिएगा, शोरा पेंटिंग ओडिशा राज्य के शोरा आदिवासियों से एक दीवार भित्ति चित्रों की शैली है। इसे एकन या आइकन भी कहा जाता है। नेक्स्ट शेखावटी पेंटिंग राजस्थान की है। शेखावटी राजस्थान की। राजपूत चित्रशैली की बात करें तो राजपूत चित्रकला मुगल काल के दौरान क्षेत्रीय हिंदू दरबारों की पेंटिंग थी। मुगल काल के दौरान लगभग 16वीं सदी के अंत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक रही। परंपरागत रूप से राजपूत चित्रकला को राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला में विभाजित किया जाता है। राजपूत चित्रशैली भी दो भागों में, एक राजस्थान में, एक पहाड़ी चित्रकला, इन दोनों में राजस्थान राजपूत चित्रशैली और पहाड़ी राजपूत चित्रशैली में विभाजित है। राजपूत चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक जो विभाजन किया है वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। राजपूत चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन उन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी थी। आनंद कुमार स्वामी की ये बुक्स है राजपूत पेंटिंग 1916 में, जिन्होंने एक वैज्ञानिक आधार पर इस राजपूत पेंटिंग का एक विभाजन किया था। राजपूत चित्रकला वैसे 4 और उपशैलियों में विभक्त है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। ये याद रखिएगा, मेवाड़ चित्रकला शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती, ढूंढाड़, ये सभी राजपूत चित्रकला की ही शैलियाँ हैं। अभी आपने ऊपर शेखावटी शैली देखी, वो ढूंढाड़ शैली की ही उपशैली है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक विशेष आलेखन पद्धति है जिसे आराइश कहा जाता है। तो आराइश क्या है? जो भी दीवारों पर चित्र है कि लंबे समय तक वो जीवित रहे, कोई फेड वगैरह न हो, तो वहाँ पर एक विशेष आलेखन पद्धति है, आराइश कहा जाता है। उन भित्ति चित्रों को, दीवार पर पेंटिंग को ज़्यादा समय तक जीवित रखने के लिए एक आराइश पद्धति काम में ली जाती है। किशनगढ़ की शैली है, ये भी राजस्थान की है, ध्यान रखना। राजस्थान की शैली किशनगढ़ वैसे अजमेर में है, राजस्थान अजमेर की जगह है। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध पेंटिंग है बणी ठणी। तो बणी ठणी पेंटिंग कहाँ की है? तो किशनगढ़ शैली की है, ध्यान रखिएगा। बणी ठणी किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है। मेवाड़ी शैली भी राजपूत पेंटिंग है। इस शैली का प्रारंभिक जो चित्र था श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। तो ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये मेवाड़ शैली का प्रथम एक तरीके से प्रारंभिक चित्र था, जो कि तेज सिंह के काल में कमल चंद्र ने इसे चित्रित किया था। नेक्स्ट दोस्तों रागमाला पेंटिंग है। इसकी उत्पत्ति भी राजस्थान से हुई मानी जाती है। रागमाला पेंटिंग की भी भारतीय लघु चित्रकला का एक रूप है रागमाला, और रागों की एक माला जो चित्रण है, चित्रों का एक सेट यहाँ पर होता है, जो राग कहे जाने वाले भारतीय संगीत विधाओं की विविधताओं को दर्शाती है। इन्हें पहाड़ी रागमाला, राजस्थानी रागमाला, डेक्कन रागमाला, मुगल रागमाला के नाम से जाना जाता है। रागमाला राजस्थान से उत्पत्ति हुई है। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसे पटना कलाम कहा जाता है, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग, पटना कलाम। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है इस फैक्ट से, पटना कलाम दुनिया का पहला स्वतंत्र चित्रकला विद्यालय था जो विशेष रूप से आम लोगों और उनकी जीवन शैली से संबंधित था। तो पटना कलाम दुनिया का पहला स्वतंत्र चित्रकला का विद्यालय था। चित्रकला की यह शैली 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार भारत में मौजूद थी। तो पटना स्कूल ऑफ आर्ट बिहार भारत की प्रमुख केंद्र पटना, दानापुर और आरा थे। और कला इतिहासकार मिल्ड्रेड आर्चर ने पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में कहा है, मिल्ड्रेड आर्चर ने, कि ये 19वीं शताब्दी में हुए पूर्वी और पश्चिमी स्वाद के मिश्रण का प्रतीक है और उस काल की रुचियों और कलात्मक फैशन को प्रतिबिंबित करती है।
पटना स्कूल ऑफ आर्ट, ये मिलिट्रेड आर्चर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपकी मुगल चित्रकला से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। मुगल चित्रकला, भारत की मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी, ध्यान रखना, आगे सवाल भी बताऊंगा। मुगल चित्रकला की शुरुआत है वो बाबर से न होकर हुमायूं से हुई है। तो ये हुमायूं से इसकी शुरुआत हुई। हुमायूं जब अफगानिस्तान से निर्वासित होकर भारत लौटे थे तो अपने साथ दो फारसी आर्टिस्ट कलाकार लेके आए जिनका नाम है अब्दुल समद लेके आए थे हुमायूं। मीर शैद को भी ये लेके आए थे। इन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया है अब्दुल समद और मीर शैद ने। ध्यान रखिएगा, अब्दुल समद और मीर शैद किसके साथ आए थे? हुमायूं के साथ आए थे। और यहाँ पर मुगल चित्रकला का शुभारंभ कर दिया अब्दुल समद और मीर शैद ने। तो हुमायूं ने यहाँ पर शुभारंभ किया है मुगल चित्रकला का, ध्यान रखना। हुमायूं ने इन दोनों को हमजानामा की चित्रकारी का कार्य सौंपा था। हमजानामा चित्रकारी मुगलों की एक तरीके से पहली यहाँ पर हुमायूं के द्वारा कार्य सौंपा गया अब्दुल समद और मीर शैद को इस हेतु। जहांगीर के शासनकाल में, अब उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की मुगल शैली परिपक्व हुई और उनके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हुमायूं का चित्रकला का काल है वो स्वर्ण गोल्डन युग न कहकर जहांगीर इनके वक्त का जो शासनकाल है चित्रकला का, उसे चित्रकला मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के आगा रजा नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के प्रमुख जो चित्रकार थे फारूक बेग, दौलत, मंसूर मनोहर, बिशनदास, अबुल हसन, ये सभी जहांगीर के समय के पेंटर थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। तो सुल्तान आदिल शाह का चित्र जो बीजापुर के शासक थे वो फारूक बेग ने बनाया था। तो बेग बना दिया आदिल शाह का चित्र। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ फैक्ट की, तो बिहिजाद बाबर के समय का एक महत्वपूर्ण चित्रकार था। बाबर के समय प्रचलित नहीं थी मुगल चित्रकला, लेकिन बिहिजाद उस समय एक पेंटर था। और बिहिजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। पूर्व का राफेल बिहिजाद, जो कि बाबर के समय एक पेंटर था बिहिजाद। तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय है वो बिहिजाद को जाता है, जिन्होंने तैमूरी चित्रकला शैली है वो पीक पर लेके गए थे। अकबर के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मीर शैद अली, दशवंत, बशावन, ख्वाजा, अब्दुल समद, मुकुंद, ये सभी अकबर के समय पेंटर थे। अकबर द्वारा शुरू की गई सबसे प्रारंभिक पेंटिंग में से तूती नामा एक महत्वपूर्ण सबसे प्रारंभिक पेंटिंग थी जो 52 भागों में विभाजित थी। तूती नामा अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। दीवारों पर पेंटिंग की जो शुरुआत है पहली बार मुगलों की, जो अकबर के समय हुई थी। अकबर ने चित्रकार दशवंत को साम्राज्य का अग्रणी कलाकार घोषित किया था। दशवंत है वो अकबर का प्रिय, एक तरीके से उन्होंने साम्राज्य का अग्रणी पेंटर घोषित कर दिया दशवंत को। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध बताकर बंद कर दिया था। तो यहाँ पर मुगल चित्रकला को औरंगजेब ने क्या कर दिया? बंद कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर मारवाड़ी चित्रकला है, ये राजपूत पेंटिंग है। मारवाड़ी चित्रकला उत्पत्ति भारत राज्य राजस्थान के जोधपुर शहर से मानी जाती है। पहाड़ी चित्रकला की बात करें तो लघु रूपों में से 17वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक उत्तर भारत के निचले हिमालय पहाड़ी राज्यों और पंजाब के मैदानी इलाकों में ये जो पहाड़ी चित्रकला ये कहाँ कहाँ पर, तो एक तो ये निचला हिमालय के पहाड़ी राज्य आपको देखने को मिलेंगे, पहाड़ी राज्य, पंजाब का मैदानी इलाका, और इसके अलावा विशेष रूप से बसोहली, मनकोट, नूरपुर, चंबा हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा, गुल्लेर, मंडी, गढ़वाल से इसकी उत्पत्ति हुई। जो पहाड़ी क्षेत्र है पंजाब के मैदानी क्षेत्र है, वहाँ से इसकी 17वीं सदी की शुरुआत में लघु रूप के रूप में पहाड़ी चित्रकला है। नैनसुख 18वीं शताब्दी के मध्य के एक प्रसिद्ध गुरु थे। यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला का केंद्रीय विषय है हिंदू देवताओं राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम का चित्रण आपको मिलेगा पहाड़ी चित्रकला में। एक यहाँ पर पेंटिंग है दोस्तों, कृष्ण और राधा की मंडप की पेंटिंग, ये एक पहाड़ी चित्रकला की ही पेंटिंग है। ये पेंटिंग गार्डनर की आर्ट थ्रू द एजेस में प्रयुक्त पहाड़ी पेंटिंग का उदाहरण है। चित्रकला के प्रमुख पहाड़ी विद्यालय कौन से हैं? तो ये बसोहली स्कूल है, गुलेर स्कूल, चंबा स्कूल, मंडी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, गढ़वाल स्कूल, हिंदूर और नालागढ़ स्कूल, ये सभी इसी चित्रकला पहाड़ी की ही स्कूल से। नेक्स्ट निर्मल पेंटिंग्स में बता चुका हूँ। निर्मल पेंटिंग से ये तेलंगाना की पेंटिंग से निर्मल पेंटिंग हो गई, चेरियल पेंटिंग हो गई। ये तेलंगाना की दो पेंटिंग बताई थी, निर्मल और चेरियल।
निर्मल पेंटिंग, निर्मल जिला है तेलंगाना का, वहाँ पर निर्मल में बनाई गई पेंटिंग का एक लोकप्रिय रूप है। निर्मल कला का विकास काकतीय राजवंश के दिनों से हुआ है। निर्मल कला काकतीय काका के समय निर्मल कला, इस कला का अभ्यास 14वीं शताब्दी में कारीगरों के एक समूह के द्वारा किया गया जिन्हें नक्श के नाम से जाना जाता है। नक्शों ने निर्मल का अभ्यास किया। मुगलों को कला इतनी पसंद आ गई थी निर्मल पेंटिंग कि उन्होंने कौशल और कला को क्या दे दिया, संरक्षण दे दिया। तो निर्मल पेंटिंग तेलंगाना की एक परिचित पेंटिंग काकतीय राजवंश के दिनों की पेंटिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर है नाहरद्वारा चित्रकारी। नाहरद्वारा चित्रकारी राजस्थान की राजसमंद जिले के नाहरद्वारों में विकसित एक चित्रकारी है। इसकी उपशैली पिछवाई चित्रकला सबसे लोकप्रिय है। पिछवाई का वर्णन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। तो ये नाहरद्वारा चित्रकला जो चित्रकारी शैली से जुड़ी हुई है, पिछवाई राजस्थान से। नेक्स्ट है दोस्तों कामनगिरी कला। कामनगिरी कला, कावी कला, ये कहाँ से? कॉमन है तो वो गुजरात से है। कॉमन भारतीय राज्य गुजरात के कच्छ क्षेत्र के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में बनाई गई एक भित्ति दीवारों पर चित्रकला है कामनगिरी। कामनगिरी है वो भारतीय राज्य गुजरात के कच्छ क्षेत्र की है। कच्छ क्षेत्र गुजरात, कामनगिरी। कामनगिरी कला गुजरात के कच्छ क्षेत्र से। कावी कला कहाँ से? तो कावी कला है कोंकण क्षेत्र, जो कि गोवा, तटीय महाराष्ट्र और कर्नाटक का ये कोंकण एरिया है। वहाँ पर कावी कला एक भित्ति चित्रों का रूप है जो कोंकण क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है। कावी कला भी कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाई जाती है। कावी का मतलब क्या है? जो कावी शब्द है कोंकणी भाषा में काव का मतलब होता है लाल रंग। तो कावी कला में कौन से रंग, केवल एकमात्र रंग होता है कावी कला में, पेंटिंग में इस्तेमाल किया गया एकमात्र रंग है लाल रंग। एकमात्र रंग है काव रंग। जो लाल रंग है ये लेटराइट मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। तो सफेद रेतीली पृष्ठभूमि पर लाल भूरे रंग के भित्ति चित्र कावी कला की आपको विशेषता देखने को मिलेगी, जो कि कला है कोंकण क्षेत्र, गोवा, तटीय महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखने को मिलेगी। कामनगिरी कला है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र की है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन रेडिकल पेंटर्स एंड स्कल्प्टर्स एसोसिएशन की बात करें तो ये एसोसिएशन कहाँ, तो ये केरला का एसोसिएशन है। इंडियन रेडिकल पेंटर्स एंड स्कल्प्टर एसोसिएशन, तो ये रेडिकल वाला केरल का है। डेक्कन पेंटिंग है दक्षिण की जो पेंटिंग, डेक्कन पेंटिंग भारतीय लघु चित्रकला का रूप जो मध्य भारत के डेक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। और ये 1520 तक बहमनी सल्तनतों के टूटने से उभरी थी। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार ये सभी इनके केंद्र है डेक्कन पेंटिंग के। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं टीसीएस के 38 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लोक चित्रकला पर कौन से पूछे गए हैं वो देखिएगा एक एक करके। उसके बाद देखेंगे भारत की प्रचलित पेंटिंग्स और कौन सी है, विश्व स्तर की पेंटिंग्स देखेंगे, कार्टूनिस्ट देखेंगे, ये भी इंक्लूड रहेंगे। सवाल देखिएगा निम्नलिखित में से किसे चित्रकला में विशेषज्ञता के लिए नहीं माना जाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर पेंटर नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 दिसंबर 2020 में आया हुआ सवाल है। तो प्रसिद्ध पेंटर का अभी नीचे बता दूंगा मैं, पहले देख लीजिएगा। इनमें से जैमिनी रॉय तो दोस्तों पेंटर है, तेब मेहता भी है, सतीश गुजराल भी पेंटर है, हबीब तनवीर पेंटर नहीं है दोस्तों, एक नाटककार है, एक अभिनेता है, एक कवि है। हबीब तनवीर सबसे लोकप्रिय भारतीय उर्दू हिंदी नाटककार हैं और हबीब तनवीर के नाटकों में आगरा बाजार, जीस लाहौर नी देखा, चरणदास चोर, गांव नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, ये सभी नाटक है हबीब तनवीर के ही नाटक हैं। तो हबीब तनवीर इनमें से अलग हैं, बाकी सभी पेंटर हैं कहीं ना कहीं। ये अपन आगे देखेंगे इनकी कौन सी प्रचलित पेंटिंग है, आगे मैं विस्तृत में बता दूंगा। हबीब तनवीर ध्यान रखिएगा, इनके ये नाटककार है। आगरा बाजार नाटक है हबीब तनवीर का, जिस लाहौर नहीं देखा, चरणदास चोर, गांव नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, ये सभी हबीब तनवीर के ही नाटक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थांका चित्रकला शैली, ये किस देवता को दर्शाती है? तो थांग का मैंने बताया था, यहाँ से आगे सवाल आएगा तो ये पूछ भी लिया है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 में 20 मार्च को पूछा था। थांग का चित्रकला शैली है दोस्तों बौद्ध धर्म से है, कहीं ना कहीं ये शैली बौद्ध देवता को दर्शाती है। ये सिक्किम की शैली है, तिब्बत क्षेत्र की है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती है। थांग का है सिक्किम की। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला एम.एफ. हुसैन के द्वारा तैयार नहीं की गई थी? तो इनमें से आप देखेंगे एम.एफ. हुसैन की कौन सी पेंटिंग नहीं है? तो यहाँ पर जो अंतिम निर्णय पेंटिंग है ये एम.एफ. हुसैन की नहीं है। अंतिम निर्णय माइकल एंजेलो के द्वारा एक भित्ति चित्रकारी है, माइकल एंजेलो की चित्रकारी है अंतिम निर्णय। और बाकी मदर टेरेसा, गजगामिनी, घोड़े, ये सभी इन्हीं एम.एफ. हुसैन की प्रमुख कार्य में गजगामिनी, घोड़े, मदर टेरेसा, ब्रिटिश राज, वीणा के साथ स्त्री, ये सभी है। और ये जो एम.एफ. हुसैन है
इन्हें 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। तो एम.एफ. हुसैन है कौन? पेंटर है। ये उनकी प्रमुख पेंटिंग्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 9वीं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाल साम्राज्य के दौरान पूर्वी भारत जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, यहाँ पर विकसित की गई नई तरह की चित्रकारी का नाम बताइएगा एसएससी स्टेनो एग्जाम 2019 में। तो ये है लघु चित्रकला। 9वीं और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाल साम्राज्य के दौरान ये पूर्वी भारत में विकसित की गई चित्रकारी है लघु चित्रकला। लघु चित्रकला यहाँ पर हो जाएगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पूर्वी भारत में पाल साम्राज्य के दौरान विकसित हुई थी लघु चित्रकला। और इसके अतिरिक्त ऑप्शन आप भित्ति चित्रकला देखेंगे तो भित्ति चित्रकला होती है दीवारों पर। तंजावुर चित्रकला है, तंजावुर चित्रकला दक्षिण भारतीय चित्रकला जिसका उद्घाटन तंजावुर शहर में हुआ था। तेल चित्रकला है जो कि ऑयल पेंटिंग आप कह सकते हो। नेक्स्ट आपका सवाल है चित्रकला माई मदर किसके द्वारा चित्रित की गई थी? एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 में आस्क्ड क्वेश्चन है। माई मदर जो चित्रकला है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1912-13 में इसको पेंट किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर है बहुत ही एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर ने माई मदर चित्रकला, भारत माता, शाहजहाँ का निधन, गणेश जननी, ये सभी पेंटिंग्स है अवनींद्रनाथ टैगोर की, जिसमें माई मदर और भारत माता ध्यान रखिएगा। ये लघु चित्र हैं और अलंकृत रूप से सज्जित किया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के फाउंडर हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक है दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वन यहाँ पर भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता है, नवीन जागृति के पिता हैं भारतीय चित्रकला के। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के भी फाउंडर है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता है अवनींद्रनाथ टैगोर और उनका पहला चित्र है राधा कृष्ण श्रृंखला थी और उनके चित्रों के सेट को कृष्ण लीला कहा जाता है और ये भारतीय यूरोपीय शैली का संप्रेषण है। पहला चित्र राधा कृष्ण श्रृंखला थी जो अवनींद्रनाथ टैगोर की थी और इन्हें नवीन जागृति के पिता कहा जाता है चित्रकला, भारतीय चित्रकला का। नेक्स्ट है भारत की चित्रकला के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? एसएससी सीपीयू एग्जाम 2020 में पूछा तो ये सभी अभी आपको बता चुका हूँ। फड़ चित्रकला है, मैंने आपको बताया था, फड़ राजस्थान की है और इस फड़ में विभिन्न देवी देवताओं हैं जैसे पाबूजी रामदेव जी की फड़ है, वो वासी जाती हैं। रात्रि को कहानियों के रूप में एक कैनवास पर ये फड़ चित्रित रहती है, वो फिर बताते हैं भोपे। नेक्स्ट सोरा चित्रकला है, सोरा मैंने बताया और पटचित्र बताया कि ओडिशा की है सोरा और पटचित्र। गुलेर मैंने आपको हिमाचल प्रदेश का बताया था, गुलेर है वो हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है। बाघ चित्रकला है ये बता चुका हूँ मध्य प्रदेश का है, तो गुलेर अलग हो जाएगा। गुलेर चित्रकला हिमाचल प्रदेश से है। गुलेर को कांगड़ा चित्रों की जन्मभूमि कहा जाता है। कांगड़ा गुलेर ये हिमाचल प्रदेश से है। गुलेर शब्द ग्वाला से लिया गया है, ये गुलेर ग्वाला जिसका अर्थ है चरवाहा ग्वाला। नेक्स्ट है आपकी काजली चित्रकला जिसमें वर्ष का उपयोग नहीं किया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? एमटीएस एग्जाम 2021। कजली चित्रकला राजस्थान की है। इसमें उपयोग किया जाने वाला एकमात्र उपकरण है हाथ और कपड़ा, कोई ब्रश का उपयोग नहीं होता कजली में। कजली में केवल हाथ और कपड़ा उपयोग किया जाएगा। तेल के दीपक जलाने से जो कार्बन ब्लैक मिलेगा, जिसे काजल कह सकते हो, कार्बन ब्लैक, तेल के दीपक जलाने से जो ऊपर धुएं के रूप में आप एकत्रित करेंगे उस कार्बन ब्लैक को, उसी कार्बन ब्लैक को कागज के टुकड़ों का उपयोग करके कागज या कपड़े पर फैलाया जाता है। हाथ से कर सकते हो, कागज के टुकड़ों का उपयोग करके उसे कागज या कपड़े पर फैलाएंगे कार्बन ब्लैक को। ये कजली चित्रकला राजस्थान की है। किस शासक ने चित्रकला की मुगल शैली की शुरुआत की थी? ये बता चुका हूँ फैक्ट में। हुमायूं ने की थी चित्रकला की मुगल शैली की शुरुआत है। जहांगीर के वक्त था स्वर्णिम काल। हुमायूं में मैंने बताया था जब वो अफगानिस्तान से लौटे थे निर्वासन के बाद, दो प्रसिद्ध फारसी कलाकार अपने साथ रहे थे, समद और मीर अली। उन्होंने की थी मुगल चित्र शैली की शुरुआत हुमायूं ने। किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया? शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, मधुबनी है, मिथिला है। आरआरबी जेईई एग्जाम 2019 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग कांगड़ा घाटी से संबंधित है? तो कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश और वहाँ की पेंटिंग गुलेर आपको बता चुका हूँ। एसएससी जो फेज वाला एग्जाम मैट्रिक लेवल का हुआ है 6 नवंबर 2020 में पूछा है। और बाकी कालीघाट वगैरह अपन कोलकाता कवर कर चुके हैं और कलमकारी आंध्र प्रदेश कर चुके हैं, वर्ली महाराष्ट्र बता चुका हूँ।
कलमकारी बताया था ना, अंधा व्यक्ति कलम का उपयोग, समझ आया। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रचलित है? तो कलमकारी के दो रूप बताया था, एक तो बताया था बिना हाथ वाला था और एक मछलीपट्टनम था। तो यहाँ पर आपको मछलीपट्टनम का पूछ लिया है, कौन सा कलमकारी चित्रकला के लिए प्रचलित है, और ये मछलीपट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, एसएससी जीडी में आया हुआ है। पेटकर पेंटिंग के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है एसएससी एमटीएस 2021 में। पेटकर पेंटिंग मैंने बताया था, पेटकर झरना, पेटकर झरना, पेटकर पेंटिंग झारखंड की आदिवासियों की पेंटिंग है, झारखंड करेक्ट हो जाएगा। पेंटिंग के इस पुराने रूप का आदिवासी घराने की सबसे लोकप्रिय देवी मनसा के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव है पेटकर पेंटिंग का। नेक्स्ट आपका चेरियल पेंटिंग, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग है, शोरा पेंटिंग है, ये अपन बात कर रहे थे। देखिए चेरियल और निर्मल थी तेलंगाना की, पटचित्र शोरा वो उड़ीसा की थी, ठीक। चेरियल पेंटिंग है भारत की लुप्त प्राय कला का वह रूप जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला रहा है। इस कला का संबंध भारतीय समय की किस भारतीय राज्य से है? CHSL 2019 में आस्क्ड क्वेश्चन है। तो नक्काशी परिवार इसको चला रहा है कई पीढ़ियों से। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग है एक पटचित्र के रूप में, ये तेलंगाना की पेंटिंग है। निर्मल पेंटिंग, चेरियल पेंटिंग तेलंगाना की है दोस्तों, चेरियल पेंटिंग तेलंगाना, याद रखिएगा, CHSL में पूछा हुआ है। नक्काशी परिवार का संबंध किससे है? चेरियल से है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सही मिलान रही है? तो आप देखेंगे कालीघाट कलकत्ता सही है, ये CHSL में आया हुआ है। फड़ राजस्थान का स्क्रॉल पेंटिंग, ये फड़ आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मधुबनी चित्रकला बिहार की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, तो फड़ का गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग है एक लोकप्रिय कला रूप है? दीवारों पर पेंटिंग भित्ति चित्र है, वो हरियाणा में है। एसएससी एमटीएस 2021 में आस्क्ड क्वेश्चन है, भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला रूप है हरियाणा में। उदाहरण है माता मनसा देवी मंदिर, कलायत कपिल मुनि मंदिर, भिवानी में हवेलियों में चित्र हैं, वो सभी भित्ति चित्र हरियाणा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो केरल की यहाँ पर आप देखेंगे तो कोट्टायम, आपको मार्गोम कली कोट्टायम और त्रिशूर जिलों के सीरियाई ईसाइयों की एक अनुष्ठान लोक कला है। फड़ राजस्थान राज्य की एक स्वदेशी चित्रकला है। पिथोरा पेंटिंग गुजरात बता चुका हूँ। तो मार्गोम कली है ये केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है, नाम है मार्गोम कली केरल की। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन। इन्होंने अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से किस पशु का प्रयोग करते थे? तो पशु का जो प्रयोग करते थे MF हुसैन, जो घोड़े का इस्तेमाल करते थे, उसकी एक घोड़े की पेंटिंग है, आगे अपन बात करेंगे। MF हुसैन अपनी पेंटिंग में मुख्य रूप से घोड़े का इस्तेमाल करते थे जीवंत और स्वतंत्र आत्मा को चित्रित करने के लिए। MF हुसैन काफ़ी एक प्रसिद्ध पेंटर रहे हैं और इनको ये प्रमुख अवार्ड मिल चुके हैं, 3 प्रमुख अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। MF हुसैन को ये 3 अवार्ड कब मिले? तो पद्म विभूषण है जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1991 में दिया गया। पद्मश्री उन्हें 1966 में दिया गया और 1973 में पद्म भूषण दिया गया। MF हुसैन को 1973 में पद्म भूषण दिया गया। गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंत वल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मीनाकारी की बात हो रही है। तो मीनाकारी का मतलब है गहनों में नक्काशी या खांचे पर खांचा बना दिया जाएगा नक्काशी करके, वहाँ पर दंत वल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया रहती है, मीनाकारी। नेक्स्ट सवाल आपका है, किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है? तो कश्मीरी बकरी है जिनके आंतरिक फर को पश्मीना शॉल होती है, उसकी महीन शॉल में बुना जाता है। ये MTS 2021 में आस्क्ड क्वेश्चन है। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम क्या है जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था CPU 2019 में? तो ये है राजा रवि वर्मा। आगे रवि वर्मा के बारे में बताऊंगा। तो इनको ये दिया गया है, केसर-ए-हिंद का टाइटल दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार रवि वर्मा है जो ब्रिटिश वायसराय कर्जन ने इन्हें केसर-ए-हिंद का ये गोल्ड मेडल दिया था, तो कर्जन ने रवि वर्मा को दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई, बाघ शैली का बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश की है, CPU 2019 में आ चुका है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट का पूरे भारत की इंपोर्टेंट कार्टूनिस्ट है वो बता दूंगा। कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो गट्टू नामक उन्होंने कार्टून बनाया था, वो एशियन पेंट्स के लिए बनाया था। एशियन पेंट्स के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था RK लक्ष्मण ने। दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? MTS 2019 में पूछा हुआ है। ये भी राजा रवि का एक
चित्र है, पेंटिंग है दमयंती, और ये पेंटिंग, ये चित्र राजा नारा की पत्नी दमयंती है, उनकी पेंटिंग है एक तरीके से। हमसा दमयंती राजा रवि वर्मा के द्वारा 1899 में कैनवास पर ऑयल पेंटिंग, एक प्रसिद्ध पेंटिंग है दमयंती रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा, जिन्हें भारत के महानतम चित्रकारों में से एक माना जाता है, किस राज्य से संबंध रखते हैं? रवि वर्मा दोस्तों ये संबंध रखते हैं केरल राज्य के त्रावणकोर के शाही परिवार से, तो केरल राज्य करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग जो तेलंगाना का आपको पूछा है, जो लुप्त प्राय पेंटिंग है, नक्काशी परिवार के द्वारा संरक्षण किया गया है, तेलंगाना की है। कसूती कढ़ाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? कढ़ाई का अलग से वीडियो मिल जाएगा। वैसे कसूती कढ़ाई है कर्नाटक की, ठीक है, कसूती है कर्नाटक की। नेक्स्ट है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र। बाघ गुफा चित्र का अपन देख चुके हैं, मध्य प्रदेश का है बाघ गुफा चित्र। नेक्स्ट है नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो कपड़ों पर रूपांकनों की सुंदर परंतु संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है। ये इसका अभ्यास है नंदना ब्लॉक पेंटिंग प्रिंट नाम की रंगीन कला का किस राज्य के तारापुर गांव में किया जाता है? तो ये सीजल 2019 में आया था। मध्य प्रदेश राज्य नीमच जिला तारापुर गांव में नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला, और इस नंदना ब्लॉक प्रिंट में कपड़ों पर रूपांकनों की सुंदर परंतु संरेखित व्यवस्था का उपयोग है। सुंदर संरेखित कपड़ों पर ये जो रंगीन कला है नंदना ब्लॉक प्रिंट, ये मध्य प्रदेश की तारापुर गांव की है। मध्य प्रदेश तारापुर में नंदना ब्लॉक प्रिंट, याद रखिएगा, नंदना एमपी। अगला सवाल है, बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है, तलवार जिसका नाम बोचे है, ये किस राज्य के आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहनी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो आदिवासी विवाह समारोह है वहाँ पर बोचे नामक एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार पहनी जाती है, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। CHS 2021 में आ चुका है। तो बोचे पारंपरिक दूल्हे की जो तलवार है ये अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहनी जाती है, अरुणाचल प्रदेश बोचे। नेक्स्ट आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है चिकनकारी, लखनऊ है, बता चुका हूँ, जो कि शिफॉन, मलमल और गना और गांडी, रेशम जैसे कपड़ों पर महीन पारंपरिक हस्तकढ़ाई से संबंधित है। तो चिकनकारी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है। चिकन का शाब्दिक अर्थ होता है कढ़ाई, और ये यहाँ पर शिफॉन, मलमल और गना और गांडी, रेशम जैसे कपड़ों पर महीन पारंपरिक हस्तकढ़ाई है। CPO 2020 में आया था। मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? मेखला चादर असम की, ठीक है, असम की महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। मेखला चादर है असम की, मेखला चादर असम की पारंपरिक पोशाक आपको पूछे तो आप कहेंगे मेखला चादर है, मेखला चादर है असम की, मेखला चादर असम की। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गॉग, ये अपने किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी पेंटर है, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गॉग, ये क्या है? कलाकृति के हैं, एक तरीके से पेंटर हैं। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो गमोचा एक तौलिया है जो असम का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। गमचा, गमोचा असम का है, ठीक है, गमोचा असम का। पैठनी महाराष्ट्र की क्या है? पैठनी साड़ी है, एक किस्म है साड़ी की जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में पैठन शहर के नाम से रखा गया है, और हाथ से बुना जाता है। पैठनी महाराष्ट्र की एक साड़ी की किस्म है। गुजरात राजस्थान की एक वस्त्रकला है, बंधनी है, ये गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्रकला है। CPO 2019 में आया है। कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो लखनऊ का बता चुके हैं। कशीदा, ये कढ़ाई है, कढ़ाई का अलग से वीडियो आ जाएगा, थोड़ा ब्रीफली देख सकते हो। जम्मू कश्मीर की है, कशीदा है, कशीदा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की कशीदा। अब नेक्स्ट यहाँ पर विश्व स्तर की प्रमुख पेंटिंग देखें उससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट अपन पॉइंट कवर करते हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति विभाग भारत सरकार ने 1976 और 1979 में 9 ऐसे कलाकार हैं उन्हें सेलेक्ट किए थे जो उन्हें एक तरीके से खजाना, कला का खजाना उन कलाकारों को घोषित किया था। तो उनके कलात्मक और सौंदर्य मूल को ध्यान में रखते हुए पुरावशेष नहीं, उन्हें कला का खजाना घोषित किया था। तो वो 9 कलाकार कौन से हैं, पूछ ले कौन सा नहीं है, तो इनका थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। पहले देख लो, ये 1976 में रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, ये सभी पेंटर हैं। जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, सभी पेंटर हैं। ये 4 तो 1976 में, और 5 रवि वर्मा 1979, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, सैलोज मुखर्जी और निकोलस रोयरिच। ये 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कला का खजाना घोषित
किया था इन 9 कलाकारों को, तो ये 9 कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, रवि वर्मा है इनमें, अमृता शेरगिल है, जामिनी रॉय है, सैलोज मुखर्जी है, निकोलस रोयरिच हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सभी भारतीय हैं, निकोलस रोयरिच रशिया के हैं। तो ये सभी 1976 और 1979 में है भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पर अपना टॉपिक है विश्व स्तर की प्रमुख पेंटिंग। विश्व स्तर की पेंटिंग में पहली पेंटिंग का नाम आपको मिलेगा मोनालीजा का। मोनालीजा पेंटिंग वर्ल्ड स्तर की सबसे महंगी, सबसे प्रसिद्ध प्रचलित पेंटिंग है। और इस मोनालिसा पेंटिंग के जो किसने बनाई है, पेंटर कौन है, तो लियोनार्डो दा विंची, सभी ने नाम सुना होगा, लियोनार्डो दा विंची है मोनालिसा पेंटिंग के पेंटर। और 1503 से 1519 के मध्य ये बनाई गई थी। इतालवी पुनर्जागरण से संबंधित एक चित्रकला है मोनालिसा पेंटिंग। कौन से? इतालवी पुनर्जागरण से संबंधित चित्रकला, ध्यान रखिएगा इतालवी कला है ये। इतालवी कला लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई आधी लंबाई की एक पोर्ट्रेट चित्रकला है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध, सबसे अधिक देखी जाने वाली, सबसे अधिक लिखी जाने वाली, सबसे अधिक प्रदर्शन की जाने वाली पैरोडी कृति के रूप में वर्णित किया गया है इसे मोनालीजा लियोनार्डो दा विंची की। 1503 से 1519, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर तेल के रंगों से चित्रित किया गया एक ऑयल पेंटिंग है दोस्तों मोनालीजा, जो पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर इसे पेंट किया गया है। ये तस्वीर फ्लोरेंस की, अब ये जो मोनालिसा एक महिला की तस्वीर है, ये तस्वीर फ्लोरेंस के एक गुमनाम से व्यापारी फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लीजा घेरार्दिनी को देखकर बनाई गई है। तो ये लीजा घेरार्दिनी की तस्वीर है मोनालिजा, जो तस्वीर लीजा घेरार्दिनी जो कि फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ है। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा पेंटिंग है इतिहास में सबसे ज़्यादा, जो एक तरीके से इस पर बीमा हो रखा है, जो पेंटिंग जिस पर बीमा कवर हो चुका है। और इसकी कीमत है 1962 में $100 100 मिलियन, अब इस पर बीमा हो चुका है, यानी रेट का बीमा हो चुका है, जिसकी कीमत 1962 में $100 100 मिलियन थी इसकी कीमत। नेक्स्ट यहाँ पर पेंटिंग की बात करूँ, दी टेम्पेस्ट। दी टेम्पेस्ट जियोर्जियो के द्वारा चित्रित किया गया है। ये पेंटिंग है दी टेम्पेस्ट, जियोर्जियो इनके पेंटर हैं। वर्तमान में इस चित्रकला को वेनिस इटली के एकेडमिया गैलरी में रखा गया है। दी टेम्पेस्ट है जियोर्जियो की। नेक्स्ट है आपके सिस्टीन चैपल की छत। ये माइकल एंजेलो की पेंटिंग है, सिस्टीन चैपल की छत स्कूल ऑफ एथेंस राफेल की है। स्कूल ऑफ एथेंस राफेल की पेंटिंग है। द स्टारी नाइट है विंसेंट वान गोग की है, विंसेंट वान गोग की है। द स्टेरी नाइट इंपॉर्टेंट, स्टेरी नाइट विंसेंट वैन गोग स्टेरी नाइट। द किस है, ये है दोस्तों गुस्ताव क्लिम्ट की, गुस्ताव क्लिम्ट की है द किस ये पेंटिंग। स्टेरी नाइट विंसेंट की है, स्टेरी विंसेंट। द किस गुस्ताव। द बर्थ ऑफ वीनस, द बर्थ ऑफ वीनस है सुंदरो बोतिशेली की, तो सुंदरो बोतिशेली की है द बर्थ ऑफ वीनस है। नेक्स्ट बात करूं लेस डेमोल्सेस द एविगनन, तो पाब्लो पिकासो को आपने नाम सुना होगा, ये इन्हीं की पेंटिंग है लेस डेमोइसेल्स द एविगन। तो लेस डेमोइसेल्स द एविगन पाब्लो पिकासो की पेंटिंग 1907 में, ध्यान रखिएगा LDD लेस डेमोइसेल्स द एविगन। अरेंजमेंट इन ग्रे एंड ब्लैक नंबर 1 है जेम्स एबॉट की, जेम्स एबॉट विस्लर की। नेक्स्ट की बात करूं द अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट जैन वैक्स आइक की है। विंसेंट वैन गोग इनकी पेंटिंग हो चुकी है द स्टेरी नाइट। गर्ल विथ ए पियल ईयरिंग इंपॉर्टेंट है, गर्ल विथ ए पियल ईयरिंग है जोहान्स वर्मर की, वेरी इंपॉर्टेंट है जोहान्स वर्मर की पेंटिंग है। गर्ल विथ ए पियल ईयरिंग प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये जोहान्स वर्मीर की पेंटिंग है। द गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स है, ये दोस्तों हिरोनमस बॉक की पेंटिंग है। एडम की रचना है माइकल एंजेलो बुआनरोटी के द्वारा रचित, जो रचना है वो एडम की। नेक्स्ट यहाँ पर द एंशिएंट ऑफ डे, ये दोस्तों विलियम ब्लैक की रचना है द एंशिएंट ऑफ डेज। द लास्ट सपर इंपॉर्टेंट है लियोनार्डो द विंची की रचना है। द लास्ट सपर आपको पूछ रहे तो ये भी लियोनार्डो द विंची की है, जो कि मोनालिजा थी। लिबर्टी लीडिंग द पीपल है, ये इग्वेन डेला क्रॉक्स की है। और ए संडे आफ्टरनून ऑन द आइलैंड ऑफ ला ग्रैंड जेट, ये दोस्तों जॉर्ज
स्टुअर्ट की है। तो ये सभी विश्व स्तर की कुछ प्रमुख पेंटिंग हो गई। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध पेंटर आपको जानना आवश्यक है। भारत के प्रसिद्ध पेंटर देख लेते हैं। उसके बाद भारत की प्रमुख पेंटिंग देखेंगे। बाकी इन पेंटर की प्रमुख पेंटिंग तो देखे ही देखेंगे। भारत की 15 प्रमुख पेंटिंग देखेंगे और लास्ट में भारत के जो कार्टूनिस्ट है उनसे संबंधित फैक्ट देखेंगे, जहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। जैसे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें तो राजा रवि वर्मा का नाम सबसे ऊपर आएगा आपको। और ये चित्रकार राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 तक रहे हैं, ये जीवित रहे हैं। भारत में आपको पूछा हुआ ऊपर सवाल भी बताया था, राजा रवि वर्मा कहाँ से हैं, तो ये त्रावणकोर केरल से हैं। आधुनिक चित्रकला का इन्हें जनक कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का ये जनक हैं राजा रवि वर्मा। इनका जन्म है किलीमानूर त्रावणकोर केरल में हुआ है। हिंदू देवी देवताओं का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में देखने को मिलता है और इन्हें केसर ए हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये भी सवाल ऑलरेडी आ चुका है। उन्होंने 1873 में वियना कला प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार जीता है और उन्हें सुर्खियों में लाया था। उनको प्रसिद्धि जो दिलाई थी 1873 में, जब उन्होंने वियना कला प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार जीता था। वडोदरा गुजरात स्थित लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह आपको देखने को मिलेगा। महाभारत और रामायण के महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित करने के लिए ये प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त की थी। इन्होंने महाभारत रामायण के दृश्य इन्होंने चित्रित किए थे। अब यहाँ पर राजा रवि वर्मा की एक दमयंती पेंटिंग मैंने बताई थी। इसके अतिरिक्त मुख्य पेंटिंग्स जो राजा रवि वर्मा की हैं, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल आ जाए तो आप कहेंगे शकुंतला उनकी एक मुख्य पेंटिंग है रवि वर्मा की। शकुंतला, राजा दुष्यंतात, प्रेम पत्र इनका प्रेम पत्र, नायर महिला अपने बालों को सजाती हुई इनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। रावण द्वारा राम भक्त जटायु का वध भी इनकी पेंटिंग है। और देयर कम्स पापा, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस, खेडिया तिल कुमारी, विचार मग्न युवती, दमयंती हंसा संभाषण, दमयंती का जो पूछा था, फल लेने जा रही स्त्री, विहर व्याकुल युवती, कृष्ण श्रेष्ठाई भिखारी कुटुंब, स्त्री तंतुवाद्य वाजनवताना, राम की वरुण विजय, इंद्रजीत विजय, वाद्यवादक स्त्री, अर्जुन व सुभद्रा, स्त्री देवलात दान देताना, कण्य ऋषि के आश्रम की ऋषि कन्या, ये सभी इनकी। और एक 3D पेंटिंग है मैसूर किंग ऑन ए हॉर्स, ये राजा रवि की ही पेंटिंग है। तो राजा रवि वर्मा है, ये 1848 से 1906 तक रहे हैं, केरल के थे, केसरे हिंद गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दमयंती सहित इनकी काफ़ी पेंटिंग, शकुंतला इनकी पेंटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर महब मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन आप शॉर्ट में कहेंगे, MF हुसैन। अब MF हुसैन में आपको सवाल ऊपर पूछा था वो कौन से जानवर का उपयोग करते हैं जीवंता के लिए, तो घोड़े का उपयोग था उसमें, ठीक है। और इनका जन्म हुआ है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है, पद्म विभूषण इन्हें मिल चुका है, पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है। तो MF हुसैन को ये तीनों अवार्ड, पद्म भूषण 1973 में, पद्म विभूषण 1991 में मिल चुका है। तो 1991 में पद्म विभूषण है मकबूल फिदा हुसैन को, पद्म भूषण 1973 में और पद्मश्री 1966 में। इंटरनेशनल बिनाले अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है 1959 में टोक्यो में। प्रमुख पेंटिंग इनकी जो मकबूल फिदा हुसैन MF हुसैन की है, एक पेंटिंग है मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सिटीज़, इनकी पेंटिंग है। थ्रो द आइज ऑफ ए पेंटर इनकी पेंटिंग है। सरपट दौड़ते घोड़े की चित्रकारी है। मदर टेरेसा की चित्रकारी है घोड़े की, मदर टेरेसा की, मीनाक्षी है, ये सभी मकबूल फिदा हुसैन की ही पेंटिंग्स हैं। अविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता बंगाल में जन्म हुआ है। अविंद्रनाथ टैगोर का ऊपर एक सवाल भी था। नेक्स्ट यहाँ पर अविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, कलकत्ता में जन्म हुआ, ध्यान रखना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कला आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इनकी प्रमुख पेंटिंग्स में भारत माता की पेंटिंग अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, शाहजहाँ का निधन की पेंटिंग, बागेश्वरी शिल्पा प्रबंधबली, भरत शिल्पे मूर्ति की पेंटिंग, बुरो आंगला, जोरा शांकोर धरे, खिरेर पुतुल, शकुंतला की इनकी भी एक पेंटिंग है। तो ये अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग आप देख सकते हो, शकुंतला की है। भारत माता की पेंटिंग काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो अविंद्रनाथ टैगोर की है। शाहजहाँ का निधन है, माई मदर है, ये सभी इनकी पेंटिंग्स हैं। बंगाली बाल साहित्य के ये प्रख्यात लेखक भी थे। अबन ठाकुर के नाम से परिचित हैं। अविंद्रनाथ टैगोर को अबन ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख बाल साहित्य की जो एक बाल साहित्य के भी प्रख्यात लेखक थे, तो उनकी कुछ बाल साहित्य की रचनाएं आप देख सकते हो। राज कहानी, बूढ़ो आंगला, नलक, खिरेर पुतुल, ये इनकी रचनाएं हैं। भारत माता जो इनकी एक भारत माता पेंटिंग है 1905 में भारतीय चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित है। 1905 में भारत माता का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पेंटर हैं अमृता शेरगिल हैं। अमृता शेरगिल हैं
जन्म इनका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, लाहौर में इनका निधन हुआ। अमृता शेरगिल एक हंगेरियन इंडियन पेंटर है, तो अमृता शेरगिल भी इंडियन है एक तरीके से। हंगरी बुडापेस्ट में जन्म जरूर हुआ है इनका। और ये दोस्तों 1932 में उनकी एक ऑयल पेंटिंग आई थी जहाँ से उनको प्रसिद्धि मिली थी। उस ऑयल पेंटिंग का नाम था यंग गर्ल्स। यंग गर्ल्स टाइटल से उनकी जो ऑयल पेंटिंग थी जहाँ से उनको प्रसिद्धि मिली, तो यंग गर्ल्स है वो अमृता शेरगिल की ही पेंटिंग है, ध्यान रखना। यंग गर्ल्स पेंटिंग के लिए उन्हें 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के एसोसिएट के रूप में चुनाव शामिल किया गया। वह अब तक की सबसे कम उम्र की सदस्य बनी है इसी ग्रैंड सैलून के एसोसिएट की, और मान्यता प्राप्त करने वाली एशियाई एकमात्र थी। दक्षिण भारतीय त्रयी पेंटिंग, यहाँ पर अमृता शेरगिल की 3 दक्षिण भारतीय पेंटिंग है, ब्राइड्स टॉयलेट, ब्रह्मचारी और साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट। ये पेंटिंग तीनों ही आप कहेंगे त्रयी पेंटिंग है दक्षिण भारतीय अमृता शेरगिल की। ब्राइड्स टॉयलेट्स, ब्रह्मचारी और साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करूँ अमृता शेरगिल की, तो शेरगिल ने एक मित्र को अपने एक पत्र लिखा था, इस प्रकार लिखा कि मैं केवल भारत में पेंटिंग कर सकती हूँ। ये बुडापेस्ट वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। यूरोप है वो पिकासो, मैटिस, ब्रैक का है, भारत केवल मेरा है, ऐसा उन्होंने पत्र लिखा था, ध्यान रखना। शेरगिल का ही है, अमृता शेरगिल का। 20वीं सदी की यहाँ पर आपको बताया था अमृता शेरगिल का भी नाम था उन 9 कलाकारों में। यूनेस्को ने 2013 में शेरगिल की जन्म की जो 100वीं वर्षगांठ थी उनको अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया यूनेस्को ने 2013 में, ध्यान रखिएगा। अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया यूनेस्को ने? 100वीं वर्षगांठ पर, तो 2013 में। ठीक है, यूनेस्को ने अमृता शेरगिल की 100वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है अमृता शेरगिल, वो 2013 को किया है। 2018 में मुंबई में एक नीलामी हुई थी अमृता शेरगिल की पेंटिंग की, जिसका पेंटिंग का टाइटल था द लिटिल गर्ल इन ब्लू। द लिटिल गर्ल इन ब्लू को रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर 18.59 करोड़ में नीलाम किया गया। 18.69 करोड़ में ये नीलाम की गई पेंटिंग है द लिटिल गर्ल इन ब्लू। ये ध्यान रखिएगा किसकी है, तो लिटिल गर्ल इन ब्लू है, या फिर जो ऊपर आपने देखा यंग गर्ल जहाँ से उसको प्रसिद्धि मिली थी, और द लिटिल गर्ल इन ब्लू है, यंग गर्ल है। इसके अलावा 3 जो साउथ वाली आपने देखी है, ब्रह्मचारी, टॉयलेट, ये सभी इनकी पेंटिंग प्रसिद्ध है, याद रखना है इन सभी को। 2006 में नई दिल्ली की एक नीलामी में उनकी चित्र जिसका टाइटल है विलेज सीन, विलेज सीन भी इनका है, 6.9 करोड़ में बिकी थी, जो 2006 में उस दरमियान सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली भारतीय एक पेंटिंग थी, भारत की बात करूँ। 1978 में भारतीय डाक द्वारा उनकी चित्र हिल वुमन को दर्शाते हुए एक डाक टिकट भी जारी की गई। तो विलेज सीन, हिल वुमन भी इनकी ही रचना है, जहाँ पर डाक टिकट आ गई थी 1978 में, इनकी ही पेंटिंग है। भारत सरकार ने उनकी कृतियों को राष्ट्रीय कला कोष घोषित किया था। अमृता शेरगिल की पेंटिंग को भारत सरकार ने राष्ट्रीय कला कोष घोषित किया। उनमें से अधिकांश को नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा गया है। तो ये इनकी प्रमुख पेंटिंग देखें। इससे पहले ये बहुत ही कम उम्र की थी, 1913 में जन्म हुआ, 1941 में इनका निधन हो गया था। उसके बावजूद उन्होंने इतनी प्रसिद्धि हासिल की है, और इनका 2013 में आपको पता है 100वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। तो ये सभी ऊपर वाली पुस्तकों को इंक्लूड करूँ तो, पेंटिंग को इंक्लूड करूँ तो 3 गर्ल्स उनकी प्रचलित एक पेंटिंग है, ब्राइड टॉयलेट उनकी पेंटिंग है, ब्रह्मचारी उनकी है, हिल वुमन जो बहुत महंगी बिकी, स्लीपिंग वुमन उनकी है, एंशियंट स्टोरी टेलर, सुमेर, यंग गर्ल्स उनकी है, द लिटिल गर्ल इन ब्लू भी इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू द मार्केट, ब्रह्मचारी, हंगेरियन मार्केट सीन, हल्दी ग्रिंडर्स, ओपन एयर पेंटर्स, 2 एलिफेंट, ये सभी इनकी पेंटिंग्स हैं अमृता शेरगिल की। नेक्स्ट अपन कवर करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये पेंटर तो है ही है, साथ साथ ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, दार्शनिक हैं, चित्रकार, ऑलराउंडर एक तरीके से, और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। पहला एशियाई जिन्हें नोबेल मिला है वो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। उनकी रचना गीतांजलि सभी ने देखी होगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, 1861 में इनका जन्म हुआ, 7 मई को कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ। गुरुदेव के नाम से ये जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्हें कवि गुरु भी कहा जाता है, और उसका पेन नाम है वो था भानुसीमा। पेन नाम का मतलब जो लेखक नाम होता है, एक तरीके से अपना नाम से अलग नाम है, जो जब वो लेखन कार्य करते हैं तो जहाँ पर नीचे जो नाम लिखता है ना लेखक का, तो वो अपना नाम ओरिजिनल न लिखकर पेन नाम लिखते थे, जो भानुसीमा लिखा करते थे। पत्नी इनकी है मृणालिनी देवी। मृणालिनी देवी रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी है। 1861 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में जन्म हुआ, गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं।
और यहाँ पर बात करूँ नोबेल पुरस्कार की तो 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले गीतकार हैं, गैर यूरोपीय और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार, प्रथम एशियन बने थे नोबेल प्राइज़ जीतने वाले। प्रमुख उनकी पेंटिंग की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पर पेंटर्स की बात हो रही है एज ए पेंटर्स, तो प्रमुख पेंटिंग यहाँ पर डांसिंग वुमन उनकी एक पेंटिंग है, डांसिंग गर्ल उनकी पेंटिंग है, लेडी विथ फ्लावर्स है, हेड स्टडी और वुमन फेस, स्टैंडिंग फिगर, ये उनकी प्रचलित पेंटिंग है। डांसिंग वुमन, डांसिंग गर्ल, लेडी विथ फ्लावर, हेड स्टडी, वुमन फेस, स्टैंडिंग फिगर। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें गीतांजलि सबसे प्रमुख है, जिस हेतु उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है साहित्य का, गीतांजलि है। उसके अलावा घरे बेरे, तो घरे बेरे यानी द होम एंड द वर्ल्ड, तो घरे बेरे भी इनकी रचना है। और यहाँ पर भारतो भाग्यो विदाता, भारतो भाग्य विदाता, ये भी उनकी एक रचना है। गोरा रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। पूर्वी प्रवाहीन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाणी, विथिका शेषलेखा, चौकेर बाली, कणिका, नैवेद्य मायर खेला, ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसमें से प्रमुख रूप से गीतांजलि है, घारे बेरे हैं, भारतो भाग्य विदाता है, गोरा है, गोरा याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर की है। भारत का राष्ट्रगान है जो जन गण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, ये दोनों ही गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। और टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की है। रविंद्र संगीत है वो बांग्ला संस्कृति का एक अभिन्न अंग है रविंद्र संगीत। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी दी थी 1915 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी, ध्यान रखना है। तो नाइटहुड की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में लौटा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर की, ये भी बंगाल से हैं, 1867 से 1938 तक रहे। गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, इनकी प्रमुख रचना, ये पेंटर है दोस्तों, अद्भुत लोक इनकी एक रचना है, नबा हुलॉड और बंदोर बहादुर, ये इनकी प्रमुख रूप से रचनाएं हैं। कोलकाता शिशु साहित्य सम्मान। और गगनेंद्रनाथ टैगोर के बाद जामिनी रॉय का आपको बता चुका हूँ ऊपर, ये भी एक पेंटर है जामिनी रॉय। जामिनी रॉय बंगाल में इनका जन्म हुआ। जामिनी रॉय को 1954 में पद्म भूषण दिया गया, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और अविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य है, अविंद्रनाथ टैगोर ऊपर अपने देखें, इनके ये शिष्य हैं। प्रमुख पेंटिंग जामिनी रॉय की ड्यूएल कैट्स विथ वन क्रेफिश, ब्राइड एंड टू कंपेनियन, थ्री पुजारिन्स, कैट एंड द लॉबस्टर। और थ्री पुजारिन्स इनकी एक इम्पोर्टेंट पेंटिंग है जामिनी रॉय की। और कैट्स की भी इनकी पेंटिंग है, एक तो कैट एंड द लॉबस्टर और ड्यूल कैट विथ ए वन क्राइफिश, ब्राइड एंड टू कंपेनियन, ये इनकी प्रमुख पेंटिंग है जामिनी रॉय की। नंदलाल बोस हैं, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। पद्म विभूषण इन्हें भी मिला 1954 में। जामिनी रॉय को 1954 में पद्म भूषण मिला, इन्हें 1954 में पद्म विभूषण मिला। बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ 1930 में। अब इनकी नंदलाल बोस की देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो गांधी जी पर उनकी एक पेंटिंग थी। 1930 में नमक पर ब्रिटिश कर का विरोध करने पर महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के अवसर को चिन्हित करने के लिए नंदलाल बोस ने लाठी के साथ चलते हुए गांधी जी की सफ़ेद पर काली लिनकोट प्रिंट बनाई थी। तो काली लिनकोट प्रिंट बनाई थी गांधी जी की, जो कि नमक सत्याग्रह के दरमियान बनाई थी, वो नंदलाल बोस ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। और बाकी प्रमुख पेंटिंग्स में इनकी दार्जिलिंग एंड फॉग, फ्लोटिंग ए कैनोई, शिवा ड्रिंकिंग वर्ल्ड पॉइजन, युधिष्ठर एंड हिज डॉग असेंडिंग, टिलर ऑफ द सोइल, साबरी इन हर यूथ, ये इनकी नंदलाल बोस की गांधी जी की पेंटिंग। और ये सभी दार्जिलिंग एंड फॉग, फ्लोटिंग कैनोई हैं, शिवा ड्रिंकिंग वर्ल्ड पॉइजन नंदलाल बोस की ही पेंटिंग है। एस.एच. रजा की बात करें तो मध्य प्रदेश से इनका जन्म हुआ है एस.एच. रजा का। और ये भारतीय पेंटर 1950 से उनकी मृत्यु तक फ्रांस में काम करते थे। ज़्यादातर एस.एच. रजा ये फ्रांस में रहे थे। और इन्हें प्रमुख 3 जो पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। पद्म विभूषण एस.एच. रजा को मिला है 2013 में, 2016 में इनका निधन हुआ था। पद्म भूषण 2007 में मिला, पद्मश्री 1981 में मिला। इसके अलावा इन्हें कमांडर डे ला लीजियन डी होनूर अवार्ड मिल चुका है 1956 में। जैसे कि 1950 से ये भारतीय पेंटर फ्रांस में रह रहे थे, तो 1956 में पेरिस में प्रिक्स डी ला क्रिटिक से सम्मानित किया गया। और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले ये गैर फ्रांसीसी पहले कलाकार बने थे जिन्हें पेरिस में प्रिक्स डी ला क्रिटिक से सम्मानित किया गया, वो एस.एच. रजा ही थे। उनके मौलिक कार्य हैं सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र उनकी एक प्रमुख पेंटिंग है, जो कि 16.42 करोड़ में नीलाम हुई है 2010 में। सौराष्ट्र उनकी पेंटिंग है। इसके अलावा कल्चर डू विलेज,
उधो, हार्ट इज़ नॉट 10 और 20, अंकुरण, अंकुरण भी एस एच रजा की पेंटिंग है, उधो एस एच रजा की है, सौराष्ट्र एस एच रजा की हैं, कॉल्चर डू विलेज, हार्ट इज़ नॉट 10 और 20, ये सभी एस एच रजा की पेंटिंग्स है प्रमुख। नेक्स्ट आपके पेंटर्स की बात करें तो मंजित बावा है पंजाब से, इनकी प्रमुख पेंटिंग में धर्म एंड द गॉड, लायन विथ फायर रिंग इनकी पेंटिंग है। मंजित बावा पंजाब से ये भी पेंटर हैं, विशेषकर ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन पेंटर नहीं है, तो मंजित बावा है पंजाब से। तेयब मेहता भी पेंटर है गुजरात से, तेयब मेहता गुजरात से पेंटर हैं। और सन 2002 में उनकी एक पेंटिंग थी जो सेलिब्रेशन पेंटिंग थी, ट्रिप्टिच सेलिब्रेशन, वो 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी और उस दरमियान सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय पेंटिंग थी 2002 में। प्रमुख पेंटिंग इसकी है, इनकी हैं, वो है डायगोनल सीरीज, शांति निकेतन जो ट्रिप्टिच सीरीज है, काली है, महिषासुर है, ये तेब मेहता की पेंटिंग्स हैं जिसमें जो ट्रिप्टिच सेलिब्रेशन है वो सबसे काफ़ी महंगी बिकी थी। 2007 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सतीश गुजराल की बात करूँ तो भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्र और पोस्ट स्वतंत्र युग के लेखक हैं। सतीश गुजराल हैं, भारतीय चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और पेंटर भी है साथ साथ, ठीक है। तो पद्म विभूषण 1999 में दिया गया सतीश गुजराल को। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के ये भाई हैं। इनकी प्रमुख पेंटिंग में डेज ऑफ ग्लोरी, ट्री ऑफ लाइंग लाइफ है और मॉर्निंग एंड मैसी, तो ये भी एक पेंटर है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर शैलोज मुखर्जिया कलकत्ता से हैं, बंगाल में जन्म हुआ पेंटर है। जतिन दास भी पेंटर हैं, उड़ीसा से हैं, पद्म भूषण मिल चुका है 2012 में जतिन दास को। और व्यवहार राम मनोहर सिंह, ये एक भारतीय कलाकार हैं, इन्होंने भारतीय संविधान का अलंकरण किया है राम मनोहर सिंह ने। इनके ही चित्र हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विश्व के सबसे सुंदर संविधान माना जाने लगा है, इन्हीं की चित्र से, राम मनोहर सिंह के चित्र से काफ़ी अलंकरण हुआ है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट यहाँ पर धीरज चौधरी, ये भी पेंटर हैं। जहार दास गुप्ता पेंटर हैं। मानिशी दे पेंटर हैं। और फ्रांसिस न्यूटन जो FN सऊजा है, ये गोवा से पेंटर हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप समूह के संस्थापक हैं। इसके अतिरिक्त वासुदेव S गिटोंगे, राम कुमार बेनोड, बेहारी मुखर्जी, अनीश कपूर, बिकज भट्टाचार्य, सुनील दास, कालीपदा घोषाल, अकबर पदमसी, गणेश पायने, SG ठाकुर सिंह, KG सुब्रमण्यम, सांवलाराम हल्दंकर, ये सभी हैं पेंटर्स हैं, ठीक है। पूछ ले कौन से नहीं है कौन से, तो उस केस में इंपॉर्टेंट है। भारत के टॉप 15 पेंटिंग्स देख लेते हैं और इनके पेंटर कौन है पेंटिंग की। जैसे दांडी मार्च पेंटिंग मैंने बताया था, नंदलाल बोस की जो पेंटिंग थी दांडी मार्च की, गांधी जी की जो पेंटिंग थी वो नंदलाल बोस की पेंटिंग है, ये हो चुका है। शकुंतला है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग बता चुका हूँ। थ्री पुजारिन्स जेमिनी रॉय की पेंटिंग्स मैंने बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्री पुजारिन्स जेमिनी रॉय, शकुंतला राजा रवि वर्मा, दांडी मार्च नंदलाल बोस है। अंकुरण मैंने अभी आपको बताया SH रजा की पेंटिंग इंपॉर्टेंट है अंकुरण। भारत माता अविंदर नाथ टैगोर की है, इंपॉर्टेंट है। डेज ऑफ ग्लोरी सतीश गुजराल की अभी आपने देखी, डेज ऑफ ग्लोरी है सतीश गुजराल की। और महिषासुर तेब मेहता की मैंने अभी बताया था, महिषासुर उनकी पेंटिंग है तेब मेहता की। ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल की बता चुका हूँ, ब्रह्मचारी। कृष्णा स्प्रिंग इन कुल्लू, ये है निकोलस रोयरिक की। कृष्णा स्प्रिंग इन कुल्लू निकोलस रोयरिक की हैं। बंगाल वुमन, ये है मनीषी दे की, बंगाल वुमन है मनीषी दे की। हॉर्सेज हैं, हॉर्सेज वाली AMF हुसैन की है, घोड़े वाली। तमिल गर्ल विथ हर पैरोट्स हैं, ES इलैयाराजा की है, तमिल गर्ल्स विथ हर पैरोट। ग्लो ऑफ होप है, SL हाल्दनकर की है, SL हाल्दनकर की है ग्लो ऑफ होप, इंपॉर्टेंट, ग्लो ऑफ होप SL हाल्दनकर की। बिंदु दोस्तों SH रजा की पेंटिंग बिंदु है। और अमृता शेरगिल का खुद का पोर्ट्रेट है, रविंद्रनाथ टैगोर का भी खुद का पोर्ट्रेट, ये सभी इंपॉर्टेंट पेंटिंग हैं। भारत के प्रसिद्ध अब कार्टूनिस्ट देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है RK लक्ष्मण। इसका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट में पहले हैं राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, RK लक्ष्मण। 1921 से 2015 तक ये रहे हैं, 1921 से 2015 तक। अब आपको RK लक्ष्मण का जन्म पूछ ले तो कहाँ पर हुआ है, मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। RK लक्ष्मण मैसूर कर्नाटक से, ठीक है। प्रमुख रचना RK लक्ष्मण की, ये कार्टूनिस्ट की बात हो रही है, अभी पेंटर्स की नहीं हो रही है, कहीं आप इस चक्कर में ना हो कि अभी पेंटर देख रहे हैं, अभी ये कार्टूनिस्ट है, टॉप कार्टूनिस्ट देख रहे हैं अपन। RK लक्ष्मण प्रमुख रचना है द कॉमन मैन, इनका एक कार्टून है।
और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 1951 से शुरू उनकी प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला है यू सेड इट। यू सेड इट आर के लक्ष्मण की है, जो एक कार्टून सीरीज है। द कॉमन मैन के लिए ये सबसे पहले प्रसिद्ध हुए थे, द कॉमन मैन इनका ही कार्टून सीरीज। और बाकी द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 1951 से ये शुरू हुई थी कार्टून सीरीज यू सेड इट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों ही। अन्य आप देखेंगे इनकी रचनाएं में तो उसमें है आपके दी एलोक्वेंट वर्स, होटल रिवियरा, द मैसेंजर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये उनके प्रमुख कार्टून। आत्मकथा उनकी है आर के लक्ष्मण की, द टनल ऑफ टाइम। द टनल ऑफ टाइम आर के लक्ष्मण की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है। और बाकी ये कार्टून सीरीज आप देख रहे हो द मैसेंजर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया में। और उनका पहला पूर्णकालिक कार्य है मुंबई में द फ्री प्रेस जर्नल में राजनीतिक कार्टूनकार के रूप में आरंभ हुआ था। और इनका एक सवाल ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1954 में एशियन पेंट्स लिमिटेड के द्वारा गट्टू नामक एक शुभंकर बनाया गया। इनको अवार्ड की बात करें तो पद्म भूषण 1973 में दिया गया और पद्म विभूषण 2005 में दिया गया। तो ये आर के लक्ष्मण हो गए, पद्म विभूषण 2005 में, पद्म भूषण 1973 में और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1984 में। नेक्स्ट दोस्तों सतीश आचार्य, ये कर्नाटक से हैं। सतीश आचार्य कौन है? कार्टूनिस्ट हैं। सतीश आचार्य कार्टूनिस्ट हैं। 2015 में सतीश जी ने भारत के एक पेशेवर कार्टून के रूप में यूनाइटेड स्केच पर प्रदर्शित किया गया था। आचार्य को 2015 में फोर्ब्स इंडिया के द्वारा 24 जो बुद्धिजीवी है इंटेलेक्चुअल की लिस्ट में भी शामिल किया गया। और चार्ली हेब्दो नरसंहार पर आचार्य के कार्टून को विदेशी मीडिया के द्वारा इस त्रासदी पर सबसे शक्तिशाली कार्टूनों में से एक माना गया है। तो चार्ली हेब्दो नरसंहार पर इनका कार्टून आया था सतीश आचार्य का, चार्ली हेब्दो नरसंहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, सतीश आचार्य का ही ये कार्टून था, चार्ली हेब्दो सतीश आचार्य का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अबू अब्राहम, ये केरल की कार्टूनिस्ट हैं। अबू अब्राहम, इनकी आप कार्टून सीरीज देखेंगे। अबू ऑन बांग्लादेश है, प्राइवेट व्यू है, अराइवल एंड डिपार्चर है। ये अबू अब्राहम केरल के हैं, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है के शंकर पिल्लाई, के शंकर पिल्लाई केरल में जन्म हुआ। भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में जाने जाते हैं। के शंकर पिल्लाई को राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के नाम से जानते हैं। इन्होंने संकर्ष वीकली इंडिया पंच इन 1948 को स्थापित किया था। संकर्ष वीकली इंडिया पंच इन 1948। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, शंकर इंटरनेशनल ड्यूल म्यूजियम भी इन्होंने स्थापित किया है। तो एक तो शंकर वीकली इन्होंने स्थापित किया, एक चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट उन्होंने स्थापित किया है और शंकर्स इंटेलेक्चुअल ड्यूल म्यूजियम भी इन्होंने स्थापित किया है। पद्म विभूषण उन्हें 1976 में दिया गया, पद्मश्री 1956 में और पद्म भूषण 1966 में दिया गया। के शंकर पिल्लाई राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता है ये। नेक्स्ट है दोस्तों माया कामत, भी कार्टूनिस्ट हैं, मुंबई से हैं ये। अपनी मृत्यु के समय कामत भारत की एकमात्र महिला राजनीतिक कार्टूनिस्ट थी। महिला राजनीतिक एकमात्र, जब उनकी मृत्यु हुई उस समय ये एकमात्र थी माया कामत 2001 तक। नेक्स्ट है मारियो मिरांडा, मारियो मिरांडा भी एक कार्टूनिस्ट हैं, गोवा से हैं मारियो मिरांडा। और मारियो को विशेष तौर पर इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए बनाए गए इनके कार्टून्स के लिए जाना जाता है। तो इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए उनके कार्टून के लिए मारियो को जाना जाता है, जो गोवा से हैं। इन्हें प्रमुख 3 अवार्ड मिल चुके हैं। पद्म विभूषण जो सेकंड हाईएस्ट है 2012 में, उसके बाद पद्म भूषण 2002 में दिया गया, 1988 में दिया गया पद्मश्री। सुधीर तेलंग की बात करें, सुधीर तेलंग भी एक कार्टूनिस्ट है जो कि बीकानेर राजस्थान से हैं और पद्मश्री विजेता है 2004 में। उन्होंने 2009 में नो प्राइम मिनिस्टर शीर्षक से कार्टून की एक पुस्तक लॉन्च की, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कार्टून का एक सेट था। नो प्राइम मिनिस्टर सीरीज टाइटल से, नो प्राइम मिनिस्टर टाइटल से जो कार्टून की पुस्तक लॉन्च की थी वो सुधीर तेलंग ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट आपके कार्टूनिस्ट हैं वो आर प्रसाद हैं। आर प्रसाद 2010 में मेल टुडे में प्रकाशित प्रसाद की कार्टून में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की तुलना कू क्लक्स क्लान से की गई, जिसको पूरे ऑस्ट्रेलिया में पुलिस और राजनीतिक नेताओं ने निंदा की थी। तो आर प्रसाद भी मेल टुडे के एक कार्टूनिस्ट में काम कर चुके हैं 2010 में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रण कुमार शर्मा भी कार्टूनिस्ट हैं। चाचा चौधरी के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी दोस्तों। चाचा चौधरी जो कार्टून सीरीज है उसके निर्माता के रूप में प्रण कुमार शर्मा को जाना जाता है। प्रण ने हिंदी पत्रिका लोटपोट के लिए चाचा चौधरी का स्केच बनाया था। तो प्राण कुमार शर्मा ने जो एक हिंदी पत्रिका लोटपोट है उसके लिए चाचा चौधरी का स्केच बनाया, जिसके लिए उन्हें प्रसिद्धि मिली। उन्होंने श्रीमती जी, पिंकी, बिल्लू, रमन, चन्नी, चाची,
चन्नी चाची, ऐसे अन्य चरित्र भी बनाए, चाचा चौधरी, चन्नी चाची, रमन बिल्लू, पिंकू, श्रीमती जी, ये इनके ही कैरेक्टर्स हैं प्राण चौधरी के। पद्मश्री इन्हें 2015 में दिया गया। 1983 में भारत की उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्राण की कॉमिक्स रमन हम एक हैं जारी की, जिसने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। उनकी कॉमिक्स भी आई थी। नेक्स्ट यहाँ पर राम वीरकर। राम वीरकर भी कार्टूनिस्ट हैं। उन्होंने 1969 में सबसे पहले अंक कृष्णा और बाद में कई अन्य का चित्रण किया है। राम वीरकर भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास, लोक कथाओं पर आधारित अमर चित्र कथा श्रृंखला के एक भारतीय कॉमिक्स कलाकार थे। नेक्स्ट यहाँ पर रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती कार्टूनिस्ट हैं। उनकी एक ग्रीन ह्यूमर सीरीज आई थी 2013 में, जो गो कॉमिक्स द्वारा उसे चुना गया था। ग्रीन ह्यूमर है ये रोहन चक्रवर्ती के हैं, जिससे रोहन वैश्विक कॉमिक्स वितरक द्वारा चुने जाने वाले पहले भारतीय कार्टूनिस्ट बन गए हैं। ग्रीन ह्यूमर रोहन चक्रवर्ती हैं और रोहन वैश्विक कॉमिक्स वितरक द्वारा चुने जाने वाले पहले भारतीय कार्टूनिस्ट बने। गो कॉमिक्स के द्वारा इन्हें 2013 में चुना गया था, उनकी सीरीज ग्रीन ह्यूमर को, जो कि रोहन चक्रवर्ती की है। ओवी विजयन है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में जन्म हुआ और अपने पहले उपन्यास खास कीमती इतिहासम, इस हेतु इन्हें जाना जाता है। पहला उपन्यास खास कीमती इतिहासम 2013 में पद्म भूषण जीत चुके हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पर निखिल चौधरी हैं, कार्टूनिस्ट हैं। उनकी एक रचना है लॉन्ग फॉर्म एन एंटोलॉजी ऑफ ग्राफिक नैरेटिव्स। बी एम गफूर भी कार्टूनिस्ट हैं। और ये दोस्तों टिनुटमन और कुंजामन और टिनुटमन के लिए जाने जाते हैं। वो कौन जाने जाते हैं कुंजामन के लिए? बी एम गफूर जाने जाते हैं। एच डी फडनिस, इनकी प्रमुख रचना है लॉफिंग गैलरी, मिश्किल गैलरी। एच डी फडनिस भी एक कार्टूनिस्ट हैं। वसंत सारवते, ये महाराष्ट्र से कार्टूनिस्ट हैं। बेबी राममूर्ति, ये कर्नाटक से कार्टूनिस्ट हैं। मिस्टर सिटीजन जो कार्टून कॉलम है, ये बीवी राममूर्ति का है। मिस्टर सिटीजन, उस हेतु ये प्रसिद्ध है। बीवी राममूर्ति मिस्टर सिटीजन कार्टून आपको पूछ ले किसका है तो आप कहेंगे बीवी राममूर्ति का है। बीवी राममूर्ति है मिस्टर सिटीजन, राम है तो सिटीजन है। नेक्स्ट है राउबेल है, प्रमुख रचना है अनकॉमन मैन। राउबेल भी एक कार्टूनिस्ट है, इनकी रचना है अनकॉमन मैन है, अनकॉमन मैन राउबेल। इसके अतिरिक्त ये प्रमुख कार्टूनिस्ट आप देख सकते हो सुधीर दर कार्टूनिस्ट है भारत के। मदन है, एच जामी हैं, इरफान हुसैन, एस नायर, चांडी लहरी, गोपुलू, शंकर परमार्थी, विंश जैनी, विजय नारायण सेठ, ये सभी कार्टूनिस्ट ही हैं। तो इस प्रकार आपने देखा आज यहाँ पर पेंटिंग से संबंधित, लोक चित्रकला से संबंधित प्रमुख टॉपिक कवर होते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं। काफ़ी नए कुछ क्वेश्चंस फैक्ट आपको पता चले होंगे और इस एफर्ट के लिए लाइक कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और न्यू कैंडिडेट जो टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं आज ही ज्वाइन कर सकते हो टेक्स्ट बुक पर बेहतरीन एफर्ट के लिए। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। धन्यवाद।